चलो जी, यही इसी से ही पढ़ा देता हूँ आपको, कोई ख़ास बात नहीं है। ये रहा मेरा कैपिटल गेन का, ठीक है। चलो जी, शुरुआत यहीं से कर लेते हैं, आपको पूरा एक बार वापस बता देता हूँ मैं। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, शुरू करते हैं। थोड़ा सा मुझे मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ पे, क्योंकि बार बार रिमूव करना पड़ेगा चीज़ों को। हाँ जी, चलो बताइए, कब कोई इनकम कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल होगी? बोलो, कब कोई इनकम कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल होगी? बताइए। यस, क्या है? स्टडीज के कारण बाजार नक्की जा पड़े तो घूमने तो कैसे जा सकते हैं? अच्छा अच्छा, स्टडीज के कारण तुम बाहर ही नहीं जा पा रहे हो? कमाल कर रहे हो यार, घुमा करो, रिलैक्स रहा करो। कहाँ, तुम्हारे बैचेस भी तो अभी बहुत चल रहे हैं। सही बात है यार, कोई बात नहीं, इन बैचेस को फटाफट से कंप्लीट करो। और सबसे बड़ी चीज है, आपकी बैचेस जैसे ही आपके कंप्लीट हो जाए, रिलैक्स रहो, फिर अपने जो पढ़ा हुआ है उसको अच्छे से सेट करो। और मेरा भी अभी आप सबको मैंने आपको कनेक्ट किया था अभी कुछ देर पहले अपन ने, जो भी वॉलंटियर्स ग्रुप है, तो मैंने आपको समझाया भी था आप किस तरीके से स्ट्रेटजी बनानी है, वो बना के मुझे आज शेयर करना आप उस ग्रुप पे, ठीक है। चलो मैं आपको रोज गाइड करता रहूंगा, टेंशन ना लो आप। चलो जी, 1 मिनट, पहले अपने को जितना पढ़ना है ना उतना एक बार अपन सेट कर लें। आज आपको ट्रांसफर समझाना है मुझे, एंटरटेनिंग है, बड़ा मजा आएगा इसमें तुम्हें। चलो जी, शुरू करें। चलो आ जाओ। कब कोई इनकम कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल होगी? बोलो, कब कोई इनकम कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल होगी? बोलिए भाई, बोलिए। चलो बताओ। सेक्शन 45(1) बताता है जनरल चार्जेबिलिटी को, कि कब कोई इनकम कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल होगी। सर, कैपिटल असेट्स हो और उसका ट्रांसफर हो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। याद नहीं करना है, मैंने हमेशा बताया था, कैपिटल और गेन, इन दो शब्दों से आपको गेम चेंज करना है। सर कैपिटल मतलब क्या? सर कैपिटल असेट्स। सर गेन कब होगा? सर जब आप उसे ट्रांसफर करोगे। तो कैपिटल असेट्स हो, उस पर उसका ट्रांसफर हो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा वो कैपिटल गेन हेड के अंदर टैक्सेबल हो जाएगा, चाहे पैसा मिला हो या ना मिला हो, whether you have received the amount or not, irrelevant, वो कैपिटल गेन हेड के अंदर टैक्सेबल हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। चलो, फिर मैंने आपको यहां पर बोला था कैपिटल एसेट्स को कहां डिफाइन किया हुआ है, कोई बताएगा मुझे कहां डिफाइन किया हुआ है कैपिटल एसेट्स को? गुड मॉर्निंग शालिनी, गुड मॉर्निंग आयुषी, आदिना, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यस, बताओ कैपिटल असेट्स को कहां डिफाइन किया हुआ है? बताओगे मुझे? मैं नहीं बताता, चलो बताओ फटाफट से बताओ, कैपिटल असेट्स को कहां डिफाइन किया हुआ है? बोलो। वेरी गुड, आरवा ने बोला है सर 214 के अंदर कैपिटल असेट्स को डिफाइन किया हुआ है, बिल्कुल सही है। और ट्रांसफर को डिफाइन किया हुआ है सेक्शन 247 के अंदर, ठीक है। तो कैपिटल असेट्स को 214 में डिफाइन किया हुआ है। कैपिटल असेट्स मींस व्हाट? बताओ, कैपिटल असेट्स मतलब क्या? कब कोई असेट्स, यहां दो टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये ध्यान रखना। जो पूरा चैप्टर है वो 3 पड़ाव में पढ़ाऊंगा मैं आपको। पहला पड़ाव, दूसरा पड़ाव, तीसरा पड़ाव। पहले पड़ाव में आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज कैपिटल असेट्स एंड व्हाट इज ट्रांसफर, ठीक है। जब तुम्हें ये टर्मिनोलॉजी क्लियर हो गई कि हाँ सर ये कैपिटल एसेट्स है, हाँ सर ये ट्रांसफर है, ये दोनों कंडीशन जब फुलफिल हो जाएगी, तो आप बोलोगे सर अब जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल होगा। सर ये प्रॉफिट और लॉस कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वो सेकंड पड़ाव में मैं आपको समझाऊंगा, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। आप सोच रहे हो उतना आसान नहीं है कंपटीशन कि सर ऐसा किया हो गया है, तो वैसा ही, लेकिन और भी कुछ है, वो मैं बताऊंगा। और जब आपका कंपटीशन हो गया तो उसके बाद हम देखेंगे सर किस तरीके से हम सेक्शन 54 की सीरीज की एग्जेम्पशन ले सकते हैं, ठीक है ना। सर किस तरीके से, मान लो मैंने 1 करोड़ में कोई एसेट्स बेची, 40 लाख उसकी वैल्यू थी, सर 60 लाख पे कैपिटल गेन लगेगा क्या? सर कोई जुगाड़ बताओ ना जिससे हम कैपिटल गेन बचा सकें। वो जुगाड़ हम यहां पर देखने वाले हैं सेक्शन 54 की एग्जेम्पशंस के अंदर, ठीक है।
चलो जी, तो अभी हम पहले पड़ाव पे हैं। अभी पहला पड़ाव जब तक क्लियर नहीं हो जाता हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो पहला पड़ाव क्या बोलता है, क्लियरिटी की कब कोई इनकम कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल होगी। तो पहला कैपिटल एसेट्स होना चाहिए, दूसरा ट्रांसफर होना चाहिए। यस, कैपिटल एसेट्स मतलब क्या बताइए। वेरी गुड, एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी वेदर यूज्ड फॉर बिजनेस और नॉट, चाहे आप उसे बिजनेस में यूज ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, इररिलीवेंट, राइट। एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी मतलब पहली लाइन को देखने पे लगता है कि सर सारी चीजें कैपिटल एसेट्स है, लेकिन कुछ एक्सक्लूजन्स हैं उसके, एक्सेप्ट, कुछ को एक्सेप्ट उन्होंने एक्सक्लूड कर दिया है। एक्सक्लूडिंग, पहला स्टॉक इन ट्रेड, रॉ मटेरियल, कंज्यूमेबल्स, वेरी गुड। दूसरा पर्सनल इफेक्ट की मूवेबल प्रॉपर्टी, परफेक्ट जूही, परफेक्ट सुवर्णा, अदीना, आरवा, राहुल, परफेक्ट आयुषी। चलो जी, यस, तो पहला क्या हो गया आपका, स्टॉक इन ट्रेड, रॉ मटेरियल, कंज्यूमेबल्स। चलो इधर बता देता हूं ना फटाफट से। एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी वेदर यूज फॉर बिजनेस और नॉट, चाहे आप उसे बिजनेस में यूज ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, वो कैपिटल एसेट्स मानी जाएगी। बट यहां पर एक्सक्लूड कर दिया गया है स्टॉक इन ट्रेड, रॉ मटेरियल, कंज्यूमेबल्स, इसको एक्सक्लूड कर दिया। क्यों? क्योंकि ये पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल हो जाता है। दूसरा पर्सनल इफेक्ट की मूवेबल प्रॉपर्टी, इसको भी एक्सक्लूड कर दिया क्योंकि इसकी जनरली वैल्यू डेप्रिशिएट होती है, लेकिन उसमें कुछ ऐसे केसेस हैं जिनकी वैल्यू एप्रिशिएट होती है, ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, ड्राइंग्स, एनी वर्क ऑफ आर्ट, स्कल्पचर्स, पेंटिंग, इन्हें कैपिटल एसेट्स माना गया है। ठीक है, यस, जाडा एसपी। तीसरा हमने देखा था रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया। अगर आपकी रूरल एग्रीकल्चर लैंड है तो उसे भी उन्होंने कैपिटल एसेट्स की परव्यू से बाहर रखा है। और फोर्थ, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स, ठीक है ना। गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स में मैंने आपको बोला था जो इंटरेस्ट होता है वो भी आपका एग्जेम्प्ट होता है। ठीक है, चलो जी, तो ये चार चीजें आपको एक्सक्लूड कर दी है, उसके अलावा जो भी है वो सब कैपिटल एसेट्स माना जाएगा। फिर इसमें एक पॉइंट और मैंने बताया था, ये तो था ए। बी मैंने बताया था एनी सिक्योरिटी हेल्ड बाय एफआईआई, अगर एफआईआई ने कोई भी सिक्योरिटी हेल्ड कर रखी है एज पर सेबी गाइडलाइंस, इट विल बी ट्रीटेड एज द कैपिटल एसेट्स, इट विल बी ट्रीटेड एज द कैपिटल एसेट्स, राइट। और यूलिप टू विच एग्जेम्पशन 1010D में जो एग्जेम्प्ट नहीं है वो भी आपका कैपिटल एसेट्स माना जाएगा। तो इसे मैं अलग से सेपरेटली आपको बताऊंगा ये क्या है। ठीक है, तो यह आपको समझ में आ चुका है, दीज आर द कैपिटल एसेट्स। फिर हमने देखा था टाइप ऑफ कैपिटल एसेट्स। ज्वेलरी में मैंने आपको बता ही दिया है, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, एनी अदर मेटल, ये जो ऑर्नामेंट्स होते हैं ये ज्वेलरी में आते हैं। प्रीशियस और सेमी प्रीशियस स्टोन, देखो अगर मान लो ये शर्ट है, देखो इसमें आपको दिख नहीं रहा है, अगर इस शर्ट में गोल्ड का बटन लगा रखा है, ये देखो ये गोल्ड का बटन है, अगर आपने गोल्ड का बटन लगा रखा है, इट विल बी ट्रीटेड एज द ज्वेलरी। आपका फर्नीचर है, अगर जनरल टेबल है तो कुछ नहीं होगा, लेकिन आपने प्रीशियस स्टोन लगा रखा है आपने उस टेबल के अंदर, तो ये क्या हो जाएगा आपके लिए, ये क्या हो जाएगा आपके लिए, ज्वेलरी बन जाएगा। सर नॉर्मल सोफा सेट है, ये थोड़ा सा पिक्चर साफ नहीं आ रही है, ब्लर आ रही है, नॉर्मल सोफा सेट है, दिस विल बी द पर्सनल इफेक्ट का मूवेबल प्रॉपर्टी। लेकिन गोल्ड प्लेटेड, सिल्वर प्लेटेड अगर सोफा सेट है, राइट, तो इट विल बी ज्वेलरी, वो ज्वेलरी की डेफिनेशन में आ जाएगा, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, तो ज्वेलरी मैंने आपको यहां पर बता दिया है। एग्रीकल्चर लैंड अब ऑलरेडी हम देख चुके हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर लैंड मतलब क्या हो गया, वो लैंड, एग्रीकल्चर लैंड मतलब वो लैंड जो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड नहीं है। और अर्बन एग्रीकल्चर लैंड को इन्होंने डिफाइन किया है कि अर्बन एग्रीकल्चर लैंड मींस अगर किसी एरिया की पॉपुलेशन 10,000 या 10,000 से ज्यादा है तो वो अर्बन एरिया कहलाएगा, और उस अर्बन एरिया के अंदर अगर कोई भी जमीन है तो वो क्या हो जाएगी, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड हो जाएगी। ठीक है ना, चलो जी, ये एरिया अगर पॉपुलेशन 10,000 या 10,000 से ज्यादा है तो वो अर्बन एरिया हो जाएगा। ठीक है ना, 10,000 या 10,000 से ज्यादा है तो। अब इन्होंने बोला है कि अगर ज्यादा है बट अप टू 1 लाख, अप टू 1 लाख, अप टू 1 लाख तो 2 किलोमीटर का रेडियस देखा जाएगा। और अगर अप टू 1 लाख से ज्यादा है बट अप टू 10 लाख है तो 2 किलोमीटर की जगह 6 किलोमीटर का रेडियस देखा जाएगा। और अगर पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है तो 6 किलोमीटर की जगह 8 किलोमीटर का रेडियस देखा जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, चलो जी, यहां तक कोई इश्यू तो नहीं है आपको? यस, परफेक्ट। कितना भी कर लो, जब तक शरीर फिट नहीं हो ना भाई, वाट लग जाती है पूरी। यस,
और 8 किलोमीटर का रेडियस देखा जाना है। बिल्कुल ठीक है। चलो फिर हमने क्या देखा था, तो अभी हमने देख लिया है कैपिटल एसेट्स को, हमने देख लिया ए बी सी, तीन चीजें देख ली है, ठीक है ना। ए में एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी एक्सक्लूडिंग 4, फिर बी हमने देख लिया था एफआईआई, और एफआई ने कोई भी अगर इन्वेस्टमेंट कर रखा है एज पर द सेबी गाइडलाइंस, राइट, एज पर दी सेबी गाइडलाइंस, एज पर दी सेबी गाइडलाइंस, तो ये भी क्या मान लिया जाएगा आपका बाय डिफॉल्ट कैपिटल एसेट्स मान लिया जाएगा। और तीसरा यूलिप जो 1010D में एग्जेम्प्ट नहीं है वो भी आपका कैपिटल एसेट्स मान लिया जाएगा, ठीक है। अब हमने जो आगे देखा था, देयर आर टू टाइप ऑफ कैपिटल एसेट्स, दिख रहा है ना तुम्हें, हाँ। पहला मैंने आपको बताया था लॉन्ग टर्म और दूसरा मैंने आपको बताया था शॉर्ट टर्म। देयर आर टू टाइप ऑफ कैपिटल एसेट्स, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। अगर होल्डिंग ड्यूरेशन 36 महीने से ज्यादा है तब तो हो जाएगा लॉन्ग टर्म, अदरवाइज हो जाएगा शॉर्ट टर्म। लेकिन चलो बताओ कौन कौन से ऐसे केसेस हैं जहां होल्डिंग ड्यूरेशन 36 महीने की जगह 12 महीना देखा जाएगा, और कौन कौन से ऐसे केसेस हैं जहां पर 24 मंथ देखा जाएगा, बताओ फटाफट से बताओ। यस बताओ, क्या क्या एफआईआई की लिमिट में, समझा नहीं, कुछ चेंज था, क्या बोल रहे हो ये आपका एफआईआई की लिमिट में, मैं समझा नहीं कुछ, जो ही एक बार वापस बोलूं, मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझा सर। कुछ चेंज था ना एफआईआई की लिमिट, एफआईआई की लिमिट में, या तो मुझे आपका क्वेश्चन बराबर दिख नहीं रहा एक्चुअली, एफआईआई लिखा हुआ ना, हाँ एफआईआई की लिमिट, नहीं नहीं कोई एफआईआई की लिमिट है ही नहीं ना। सिंपल यही था कि अगर मान लो आपने एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने सेबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अगर इन्वेस्टमेंट किया है तो उसे बाय डिफॉल्ट कैपिटल एसेट्स बोला जाएगा, बाय डिफॉल्ट। हाँ जी, चलो मैंने पूछा था कि जनरली हम क्या बोलते हैं, 36 मंथ से ज्यादा होते ही आप क्या बोलते हो, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स, और अगर 36 महीने से कम है तो आप उसे क्या बोलोगे, शॉर्ट टर्म, अदरवाइज। लेकिन कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पर 12 महीने से ज्यादा होते ही लॉन्ग टर्म बोल देंगे, और कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पर 24 महीने से ज्यादा होते ही लॉन्ग टर्म बोल दिया जाएगा। तो 12 महीने वाले पहला केसेस, 4 केसेस थे इसके अंदर, वेरी गुड। एनी सिक्योरिटी other than units, any security other than units listed in recognized stock exchange in India, ठीक है। दूसरा यूनिट्स ऑफ यूटीआई, तीसरा यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, और चौथा जीरो कूपन बॉन्ड्स, ठीक है ना। ये नोट्स मैं आपको देने वाला हूं, बस थोड़ा सा अपडेशन वगैरह सब चल रहा है, फिर आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है ना, टेंशन नहीं मत लो, ठीक है। और दूसरा 24 मंथ्स इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑन अनलिस्टेड शेयर, देखो यहां पे मैंने लिखा हुआ है नॉट बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, यूनिट्स एटसेट्रा, तो क्लियरिटी हो गई आपको। एफआईआई में कुछ चीज है वो मैं बताऊंगा। हाँ सर आपने बोला था कि एफआईआई, नहीं एफआईआई के लिए तो नहीं बोला होगा यार मैंने, एक मिनट मैं वापस रिकॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ। सर कुछ चेंज था ना एफआईआई की लिमिट में, नहीं यार एफआईआई का नहीं होगा वो किस चीज का होगा, मुझे भी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, क्या चीज थी ऐसी। एनी सिक्योरिटी हेल्ड बाय एफआईआई एज पर, ये तो बराबर है, इसमें कोई इशू नहीं यार, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। टैक्स रेट्स में एफआईआई की 15% एडिशनल टैक्स, एडिशनल टैक्स, क्या टैक्स रेट में एफआईआई की एडिशनल 15% सरचार्ज बोल रहे हो क्या? अब मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ एक्चुअली क्या चीज़ है, मुझे भी दिमाग में नहीं आ रहा है, कुछ लिखा हुआ है क्या मैंने, अगर ऐसा कुछ है तो मैं आई एम नॉट एबल टू रिकॉल यार, मैंने क्या बोला था मुझे सीरियसली ऐसा तो नहीं बताया था। हाँ मेरे को भी ऐसा नहीं आ रहा है कि कोई मैंने 15% या एफआईआई के लिए कुछ बोला हो, मुझे भी रिकॉल नहीं हो रहा है क्या बताया था मैंने, बट अगर कुछ आए दिमाग में तो बताना यार, मुझे सीरियसली याद नहीं आ रहा है अभी। कोई पर्टिकुलर कोई चीज हो तो मुझे बिल्कुल भी रिकॉल नहीं हो रही कि आप मैंने क्या बोला था एफआईआई के लिए, एफआईआई के लिए कोई चेंज
आई एम नॉट श्योर एक्चुअली, मुझे भी नहीं पता, उसमें देख लीजिए। अच्छा लिखा था क्या मैंने, देख लेता हूँ 2 मिनट, देख लेता हूँ। अगर लिखा था तब तो मिल जाएगा, फिर कहाँ जाएगा। वाई 26 years IT, नहीं यार, नहीं है ये। देखो प्रैक्टिकल, ये तो ये चीजें मैंने लिखी हुई है, कोई और चीज थी क्या? नहीं, मुझे भी बिल्कुल रिकॉल नहीं हो रहा है। अगर आपको किसी को आ रहा हो तो मेरे को मैसेज भेजना, ऑडियो मैसेज भेजना, शायद उससे रिकॉल हो जाए मुझे, ठीक है। बट कोई बात नहीं सर, शायद वो सिनेरियो के बारे में बोल रहे होंगे जैसे पहले अंडर पीजीबीपी के अकॉर्डिंग 30% लगता है, नाउ कैपिटल गेन। हाँ उसमें तो अपनी बात हो गई थी ना ऑलरेडी, वो तो बात हो गई थी ना। एफआईआई में हो क्या रहा था पहले, ये तो मैंने बताया भी था कि एफआईआई के केस में होता क्या था कि पहले 30%, मतलब जब एफआईआई रेगुलर इन्वेस्टमेंट करता था तो उसको क्या कर देते थे, उसको बोलते थे एओ, अपने इंडियन असेसिंग ऑफिसर से परेशान करते थे, बोले नहीं भैया ये तो हम तेरा पीजीबीपी हेड के अंदर टैक्सेबल करेंगे। और जब हम पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल करेंगे तो 30% टैक्स लगेगा। लेकिन अब वो अगर कैपिटल गेन में आ जाता तो उसको फायदा हो जाएगा ना, उसको फायदा हो जाता है। अच्छा मैंने अगर कोई बताया ना तो मैंने वो बताया था 31/1/2018 के बाद में आपका कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल हो गया, तो वो मैंने कहा था, वो मैं बाद में बताऊंगा। ये चीज कोई मैंने बताई थी, पहले एग्जेम्प्ट हुआ करता था आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, अब वो एग्जेम्प्ट हो चुका है, तो शायद ये चीज मैंने बोली होगी, तो मैं बताऊंगा बाद में, आएगा ये तो सब कवर करूंगा मैं। क्या है ये यार, इसको वास्तव में खाली करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ही वो हो रहा है, ये ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो गई, तो चल ही नहीं रहा है। चलो जी, तो यहां तक क्लियर है। ये क्या है यार, ये क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर, समझ नहीं आ रहा है, चाहिए क्या इनको? हद हुई यार आज तो, ये सब सेलेक्टेड क्यों आ रहा है यहाँ पे, शिट, ये काम ना ही करने देगा क्या हमको, फॉर्मेट ही उल्टा नीचा कर दिया पूरा ही। अरे मेरे भाई ये क्या हो रहा है? 2 मिनट रुकना भाई, ये क्या हो रहा है इसमें, समझ ही नहीं आ रहा मुझे आज। सारा ही सिलेक्ट हो रखा है, देखो ये पूरा सेलेक्ट हो रखा है, समझ नहीं आ रहा क्या कारण है, सेलेक्ट क्यों हो रखा है पूरा यार, ये क्या परेशानी है। अरे भाई ऐसे कैसे काम चलेगा, चलो जो है उससे करते हैं यार, छोड़ो अब, ऐसे मज़ा नहीं आता है यार, क्या है ये, देखो पूरा सिलेक्ट हो रखा है। 1 मिनट रुकना है यार, मैं इसको वापस बंद करके चलाता हूँ, पता नहीं क्या है ये। एक मिनट रुकना है यार, आई थिंक नाउ इट्स रिजॉल्व। चलो जी, हाँ जी, तो अभी मैंने आपको यहाँ पे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बताया था, आई होप दिस इज क्लियर कि अगर जनरली लॉन्ग टर्म क्या होता है, 36 महीने से ज़्यादा होते ही लॉन्ग टर्म हो जाता है, और अगर 36 महीने से कम है तो शॉर्ट टर्म हो जाएगा।
36 महीना या 36 महीने से कम तो शॉर्ट टर्म, और 36 महीने से ज़्यादा है तो लॉन्ग टर्म। लेकिन उसके कुछ एक्सेप्शन मैंने बताए थे, मैंने आपको बोला था कि कुछ केसेस है जहाँ पर आपको 12 महीना देखना है, कुछ केसेस है आपको जहाँ पर 24 मंथ्स देखना है। 12 महीने के केस में एनी सिक्योरिटी अदर देन यूनिट्स, याद मत करना, पहली लाइन ढंग से याद होनी चाहिए, एनी सिक्योरिटी अदर देन यूनिट्स लिस्टेड इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। अदर देन यूनिट्स, लेकिन कुछ यूनिट्स को इन्होंने यहाँ पे कवर कर लिया, यूनिट्स ऑफ यूटीआई, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड और जीरो कूपन बॉन्ड्स, और 24 मंथ्स में हमने देख लिया है इमूवेबल प्रॉपर्टी और अनलिस्टेड शेयर्स। अब यहां पर ये चीज भी मैंने बता दी है, व्हाई लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, क्यों इसे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में डिफरेंशिएट किया गया है। ठीक है, एक तो देखो टैक्स रेट का बेनिफिट आपको, है इक्विटी शेयर्स, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, अगर आपने इस पे एसटीटी पे किया है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे किया है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 में आ जाएगा और इन एक्सेस ऑफ 1 लाख 10% टैक्सेबल हो जाएगा, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपका 15% से टैक्सेबल हो जाएगा। अदर एसेट्स के केस में क्या हो जाएगा, अदर एसेट्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एट द रेट ऑफ 20% और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एज पर द स्लैब रेट आपका टैक्सेबल होगा। आई होप दिस इज क्लियर। ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया था, तो मैंने आपको बताया था कि लॉन्ग टर्म में हमेशा एक फायदा दिया गया है, राइट। और एक मैंने आपको बताया था इंडेक्सेशन बेनिफिट भी आपको लॉन्ग टर्म में मिलता है जो शॉर्ट टर्म में नहीं मिलता है। देखो, अगर आप लॉन्ग टर्म में कैलकुलेशन कर रहे हो और शॉर्ट टर्म में कैपिटल गेन का कैलकुलेट कर रहे हो तो डिफरेंस क्या है वो देख लो। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस एक्सपेंसेस रिलेटेड टू ट्रांसफर, मतलब आपने कोई भी अगर ट्रांसफर से रिलेटेड एक्सपेंसेस किया है, मान लो आपने 10 लाख में कोई मकान बेचा, अब 10 लाख में मकान बेचा तो उसको ब्रोकरी भी तो दे रहे हो, मान लो आपने 50,000 रुपए की ब्रोकरी पे की है, तो आपका जो नेट कंसिडरेशन है दैट विल बी 9,50,000 माइनस वो मकान आपने कितने में खरीदा था, सर 6 लाख में मकान खरीदा था, तो 6 लाख आप उसे लेस कर दोगे तो 3,50,000। लेकिन मैंने आपको यहां पे बताया था कि अगर आप लॉन्ग टर्म में कैलकुलेट करते हो तो 9,50,000, 10 लाख माइनस 50, तो ये 9,50,000 तो आ गया, लेकिन यहां इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का बेनिफिट आपको मिलता है। ठीक है, यहां पे आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिल रहा है। अगर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब जितने में खरीदा वो ले लिया जाएगा, इंप्रूवमेंट मतलब जो भी आपने इंप्रूवमेंट किया है वो ले लिया जाएगा, मतलब आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिल रहा है। यहां पर आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी मिल रहा है, मतलब कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स। यहां पर देखो मैंने आपको बताया भी था 2023 और 24 348, दिस इज द इंडेक्स, मतलब ये इंडेक्स टेबल से आपका इंडेक्सेशन किया जाएगा। ये बोलता है देखो 2001-2 में जो 100 रुपया था आज उसकी वैल्यू कितनी है, 348 रुपए। समझना बहुत सिंपल है। इंडेक्स टेबल क्या बोलता है, कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स, इन्फ्लेशन को कंसिडर करते हुए बोलता है कि 2001 का 100 रुपया, 2001-2 का 100 रुपया आज उसकी वैल्यू क्या है, 348 रुपए। तो अगर मान लो मैंने 2001 में 5 लाख रुपए का खर्चा किया होगा तो बताओ उस 5 लाख की वैल्यू क्या होगी, बताओ जी बताओ। 2001-2 का 100 रुपया है जिसकी वैल्यू है 348 रुपए, राइट। अगर मैंने 2001-2 में 5 लाख का खर्चा किया होगा तो बताओ आज उसकी वैल्यू क्या है। देखो 100 रुपए की वैल्यू है 348 रुपए, तो मैंने अगर 5 लाख रुपए खर्चे किए तो उसकी वैल्यू क्या होगी, कौन बताएगा मुझे, बताओ फटाफट बताओ, किस तरीके से निकालोगे आप इसे। ये है इंडेक्सेशन का बेनिफिट, 17,40,000। ओके, तो आप ये क्या करोगे, 5 लाख अपॉन 100 इंटू 348, ठीक है, इस तरीके से आप कैलकुलेशन करोगे। तो अब कैलकुलेशन करके देख लो, यही आ रहा है क्या आंसर। 5 लाख अपॉन 100 इंटू 348, तो ये आ गया आपका 17,40,000। तो ये क्या हो गया, ये आज की वैल्यू हो गई, मतलब आपने 5 लाख जो खर्चा किया था उसकी आज की वैल्यू, राइट। आज की वैल्यू कितनी है, 17,40,000, मतलब आपने क्या कर दिया है, इंडेक्सेशन का बेनिफिट आपको यहां पर मिल गया है, मतलब आज की वैल्यू लेस हो रही है, मतलब यहां पर आज की वैल्यू लेस होने से आपको फायदा क्या मिल रहा है, कॉस्ट बढ़ रही है, कॉस्ट बढ़ रही है तो प्रॉफिट कम होगा, और प्रॉफिट कम होगा तो कैपिटल गेन कम टैक्सेबल होगा। आई होप दिस इज क्लियर। चलो जी, तो ये इंडेक्स टेबल का बेनिफिट आपको कहां पर मिलेगा, वैसे ये सारी चीजें कंपटीशन में हम देखेंगे, बट एक बार मैंने आपको बता दिया कि इन्होंने लॉन्ग टर्म को फायदा दिया है, एक तो टैक्स रेट का फायदा, दूसरा इंडेक्सेशन का फायदा। चलो जी, अब हम आते हैं ट्रांसफर। ट्रांसफर की डेफिनेशन में जो पॉइंट है, ये कई सारे पॉइंट है, बट मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं कि ट्रांसफर की डेफिनेशन में शुरू में सिर्फ और सिर्फ ये 2 पॉइंट ही हुआ करते थे, ये तो बाद में इंट्रोड्यूस किए गए, ये बाकी जो पॉइंट है ना बाद में इंट्रोड्यूस किए गए।
राइट चलो जी आ जाओ ट्रांसफर की डेफिनेशन में। तो अभी हमें क्लियर हो चुका है व्हाट इज कैपिटल एसेट्स, नाउ वी आर अंडरस्टैंडिंग द व्हाट इज ट्रांसफर। 247 हाँ जी, ट्रांसफर। ट्रांसफर मतलब क्या हो गया, आप असेट्स को ट्रांसफर कर रहे हो किसी और को, सेल एक्सचेंज। यस, तो ट्रांसफर की डेफिनेशन में इन्होंने लिखा है इट इंक्लूड्स सेल, एक्सचेंज और रेलिंक्विशमेंट। सेल मतलब क्या हो गया, सेल ऑफ गुड्स एक्ट। सेल ऑफ गुड्स एक्ट क्या बोलता है भैया, दो पार्टी होनी चाहिए, देयर शुड बी टू पार्टी प्लस म्यूचुअल कंसेंट होनी चाहिए, और कंसीडरेशन होना चाहिए। दो पार्टी है, दोनों की म्यूचुअल कंसेंट है, और कंसीडरेशन के बदले अगर आप अपना गुड्स ट्रांसफर कर रहे हो तो उसे सेल बोला जाएगा, अदरवाइज उसे सेल नहीं बोला जाएगा। ठीक है ना, अगर दो पार्टी है बट उनकी म्यूचुअल कंसेंट नहीं है, सेल नहीं होगा। अगर तीनों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो उसे सेल नहीं बोलोगे। तो सेल में उन्होंने क्या बोला है कि देयर शुड बी टू पार्टीज, म्यूचुअल कंसेंट होनी चाहिए और कंसीडरेशन होना चाहिए, उसके बदले अगर आपको एसेट्स ट्रांसफर कर रहे हो यस उसे सेल बोला जाएगा, अदरवाइज उसे सेल नहीं बोला जाएगा। राइट, एक्सचेंज मतलब क्या है, बार्टर। मतलब आप क्या कर रहे हो, आप अपनी एसेट्स दे रहे हो और दूसरे से उसकी एसेट्स ले रहे हो। आप मॉनेटरी कंसीडरेशन में ट्रांसफर नहीं कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, एक्सचेंज कर रहे हो। भैया तेरा मोबाइल दे और मेरा मोबाइल ले ले, दैट इज एक्सचेंज। राइट चलो जी, रेलिंग्विशमेंट। यस, रेलिंग्विशमेंट बताओ, रेलिंग्विशमेंट का क्या बताया था मैंने, आपने एसेट्स पर अपना अधिकार छोड़ दिया हो। ठीक है ना, अधिकार छोड़ दिया हो, ठीक है ना। रेलिंग्विशमेंट मतलब आपने उस एसेट्स पर अपना अधिकार छोड़ दिया हो, ठीक है ना, अपनी इच्छा से उस पर अपना अधिकार छोड़ दिया हो, दैट इज रेलिंग्विशमेंट। राइट, तो हमने पहली डेफिनेशन देख ली, सेल, एक्सचेंज और रेलिंग्विशमेंट ऑफ एसेट्स। दूसरी जो डेफिनेशन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्या बोलता है, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट देयरइन। एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट देयरइन मतलब असेट्स पर आपका अधिकार खत्म हो गया हो। इस लाइन को ढंग से समझना, एक्सटिंग्विशमेंट का मतलब क्या है, एक्सटिंग्विशमेंट असेट्स पर आपका अधिकार खत्म हो गया हो, अधिकार खत्म हो गया हो, ठीक है ना, बट असेट्स का एग्जिस्टेंस रहना चाहिए, एग्जिस्टेंस रहना चाहिए। मतलब असेट्स पर आपका अधिकार खत्म हो गया हो बट असेट्स का एग्जिस्टेंस रहना चाहिए। अगर असेट्स का एग्जिस्टेंस भी, आपका अधिकार भी खत्म हो गया और असेट्स का एग्जिस्टेंस भी खत्म हो गया है तो उसे ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, ये चीज ध्यान रखना। एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट देयरइन, अभी एग्जांपल से समझाता हूं, आपको पूरी क्लियरिटी हो जाएगी। अभी आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, उस वीडियो से पूरा आपको क्लियरिटी हो जाएगी। असेट्स पर आपका अधिकार खत्म हो गया हो बट असेट्स पर एग्जिस्टेंस रहना चाहिए। अगर असेट्स का एग्जिस्टेंस भी खत्म हो गया, असेट्स पर अधिकार खत्म हुआ हो, किसी भी कारण से हुआ, आपकी इच्छा से हुआ हो या आपकी बिना इच्छा हुआ हो, राइट, असेट्स पर आपका अधिकार खत्म हो गया हो बट असेट्स का एग्जिस्टेंस रहना चाहिए। अगर असेट्स का एग्जिस्टेंस भी खत्म हो गया तो उसे ट्रांसफर, उसे एक्सटिंग्विशमेंट नहीं मानेंगे, और जब वो एक्सटिंग्विशमेंट नहीं है तो ट्रांसफर नहीं है, और जब वो ट्रांसफर नहीं है तो फिर कैपिटल गेन हेड में उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर। तो बताओ, अब मैं आपको एक सिनेरियो बताने वाला हूं जहां पर आप समझाओ कि क्या होने वाला है। चलो जी सर, बट सेल ऑफ गुड्स एक्ट में बस मूवेबल प्रॉपर्टी ही कंसीडर करते हैं, बाकी एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कवर होती है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट नहीं, देखो वहां पर मूवेबल प्रॉपर्टी ही कवर होती होगी, लेकिन ये बोलता है सेल की डेफिनेशन मतलब वैसा जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में है ना, वो मूवेबल प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहा है, वो बोल रहा है सेल की जो डेफिनेशन है, वहां सेल की डेफिनेशन यही है, दो पार्टी होनी चाहिए, म्यूचुअल कंसेंट होनी चाहिए और कंसीडरेशन होना चाहिए। तो वो यही बोल रहा है, अगर आप चाहे मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करते हो तो उसको ट्रांसफर तब माना जाएगा या तो आपने उसको सेल किया हो, सेल किया हो मतलब दो पार्टी हो, म्यूचुअल कंसेंट हो और कंसीडरेशन हो, तभी हम उसे ट्रांसफर मानेंगे, अदरवाइज ट्रांसफर नहीं मानेंगे। या फिर आपने एक्सचेंज किया हो,
ठीक है ना, या फिर आपने एक्सचेंज किया हो, या आपने अपना अधिकार छोड़ दिया हो। जैसे अगर मान लो मेरा लंबे समय से मालिकाना हक क्रिएट हो जाता है दुकान पर, मैं किराएदार हूं और मेरे दुकान में कंटिन्यू 15-50 सालों से मैं उस दुकान पे रह रहा हूं, तो मेरा एक टेनेंसी राइट क्रिएट हो गया। अब जब मकान का मालिक आता है मेरे पास कि सर मेरी दुकान खाली कर दो, मैं बोलता हूं सर एक खोखा चाहिए, उसके बिना नहीं करूंगा, तो वो एक खोखा मैं उससे लेता हूं और अपना टेनेंसी राइट छोड़ देता हूं। दैट इज ऑल्सो ट्रीटेड एज ट्रांसफर, दैट इज ऑल्सो ट्रीटेड एज ट्रांसफर, मेरा टेनेंसी राइट है, ठीक है ना। एंड टेनेंसी राइट इज एसेट्स, एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, चाहे मूवेबल हो, इमूवेबल हो, टेंजिबल हो, इंटेंजिबल हो, इट विल बी ट्रीटेड एज कैपिटल एसेट्स। सो यस, टेनेंसी राइट इज एसेट्स। तो क्या ये ट्रांसफर माना जाएगा? इन्होंने लिखा है अगर आप अपना अधिकार छोड़ देते हो तो भी उसे ट्रांसफर माना जाएगा, ठीक है ना। है ना। तो यहां पर ट्रांसफर की डेफिनेशन में इन्होंने क्या लिखा है? सेल, एक्सचेंज, रेलिंग्विशमेंट। आपने सेल किया हो, सेल की डेफिनेशन सेम एज पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट। एक्सचेंज, आपने एक्सचेंज किया हो, उसे भी ट्रांसफर माना जाएगा। आपने अधिकार छोड़ दिया है अपना, तो उसे भी ट्रांसफर माना जाएगा, राइट। और दूसरा इन्होंने लिखा है एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट देयरइन, ठीक है ना। ये कहता है असेट्स का एग्जिस्टेंस खत्म हो गया हो, सॉरी, असेट्स पर आपका अधिकार खत्म हो गया हो बट असेट्स का एग्जिस्टेंस रहना चाहिए, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ मतलब असेट्स पर आपका अधिकार खत्म हो गया हो चाहे किसी भी कारण से। रेलिंग्विशमेंट ने तो आपने अपनी इच्छा से अपने अधिकार छोड़ा, लेकिन किसी आपकी इच्छा के अलावा भी अगर असेट्स पर आपका अधिकार खत्म हो गया बाय एनी ऑफ द रीजन, किसी भी कारण से, बट असेट्स का एग्जिस्टेंस रहना चाहिए, तो उसे ट्रांसफर माना जाएगा, अदरवाइज उसे ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। आप समझना, एक सिनेरियो आपके सामने लेके आता हूं, समझना, बताना क्या होगा। 2 मिनट। हाँ, मेरे हिसाब से ये वाला होगा। यस, देखो कौन? चुनचुन दादा आप ही हैं? हाँ हाँ मैं ही हूँ। आपको? मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। आइए सर, आइए। क्या हो गया? आइए। हाँ साहब बोलिए। अरे चुनचुन दास, आपको 2 करोड़ का क्लेम मिला है इंश्योरेंस का। हाँ साहब। उस पर आपका टैक्स बनता है सर। सर किस चीज़ का टैक्स सर? सर आपका कैपिटल गेन हुआ है, उस पर आपकी लायबिलिटी बनती है। मेरा मकान बह गया था सर, उसका इंश्योरेंस क्लेम मिला है मुझे, मैंने मकान बेचा थोड़ी ना है सर। नहीं सर, उस पर आपकी कैपिटल लायबिलिटी बनती है, उस पर आपका टैक्स लगेगा। नहीं सर, किस चीज़ का टैक्स है, ऐसा कोई प्रोविजन ही नहीं है सर। नहीं सर, आपको डिपार्टमेंट में आना पड़ेगा और उसके लिए आपको उस टैक्स पर मैं डिपार्टमेंट में नहीं आऊँगा तो मैं कोर्ट में जाऊँगा सर इस चीज़ के लिए। ऐसे कैसे टैक्स ले सकता है डिपार्टमेंट मुझसे इस चीज़ पे? अरे यार हट ही नहीं रहा था वो। हाँ जी तो देखा आपने, यहां वो आया इनकम टैक्स ऑफिसर, वो बोलता है चुनचुन दास भाई तेरा मकान बह गया था और तेरे को इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिला है। बोले हाँ सर पैसा मिला है। बोले टैक्स नहीं दिया यार तूने। बोले सर क्या टैक्स दूं, एक तो मेरा मकान बह गया और तुम मुझसे टैक्स ले रहे हो। समझ आ रहा है? एक तो मकान मेरा बह गया और तुम मुझसे टैक्स ले रहे हो, ऐसा थोड़ी होता है, राइट। ये सिचुएशन समझ आई क्या तुम्हें? ये सिचुएशन समझ आई क्या? क्या हुआ? देखो ट्रांसफर की डेफिनेशन में इन्होंने क्या बोला है? सेल, एक्सचेंज, रेलिंग्विशमेंट, ठीक है। दूसरा एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट देयर इन, असेट्स पर आपका अधिकार खत्म हुआ हो बट असेट्स का एग्जिस्टेंस रहना चाहिए। अगर असेट्स का एग्जिस्टेंस खत्म हो गया तो इसे एक्सटिंग्विशमेंट नहीं माना जाएगा, और जब एक्सटिंग्विशमेंट नहीं माना जाएगा तो फिर ट्रांसफर ही नहीं माना जाएगा। सिंपल सी बात है। जब ट्रांसफर की डेफिनेशन जो थी वो सिंपल ट्रांसफर की डेफिनेशन क्या थी? ट्रांसफर इट इंक्लूड्स सेल, एक्सचेंज और रेलिंग्विशमेंट, और फिर दूसरा एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट देयर, बस एनी राइट देयर इन।
ठीक है ना। सेल में हमने देख लिया कि अगर आप कोई भी एसेट्स अपनी बेच रहे हो कंसिडरेशन के बदले, दो पार्टी है भैया, ठीक है, ट्रांसफर माना जाएगा और आप पे टैक्स लगेगा। एक्सचेंज, आप बेच नहीं रहे हो, पैसा नहीं ले रहे हो, कंसिडरेशन नहीं ले रहे हो, कोई बात नहीं, आप एक्सचेंज कर रहे हो, यस, ट्रांसफर माना जाएगा। अच्छा, आप तो अपना अधिकार छोड़ रहे हो, उसका पैसा ले रहे हो, वो भी ट्रांसफर माना जाएगा, उस पर भी टैक्स लगेगा। अगला एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ, अगर आपने अपनी असेट्स पर आपका अधिकार खत्म हो गया हो बट असेट्स का एग्जिस्टेंस रहना चाहिए तो उसे एक्सटिंग्विशमेंट माना जाएगा, और जब एक्सटिंग्विशमेंट माना जाएगा तो ट्रांसफर है, अदरवाइज वो ट्रांसफर नहीं है। राइट? तो मुझे बताओ यहां पर चुनचुन दास के केस में, आप बताओ इस सिनेरियो को समझने के बाद, चुनचुन दास को मान लो चुनचुन दास की प्रॉपर्टी थी, ये मकान था, उत्तराखंड की बाढ़ में बह गया वो मकान, बह गया वो मकान, ठीक है ना, मकान बह गया, लेकिन भाई साहब समझदार थे, उन्होंने 1 करोड़ का इंश्योरेंस कराया, मकान खरीदा था उन्होंने 20 लाख रुपए के अंदर और 1 करोड़ इंश्योरेंस के पैसे हुए। तो डिपार्टमेंट आया, भैया सर जी क्या करते हो, 1 करोड़ रुपया आपका सेल कंसीडरेशन माइनस कॉस्ट 20 लाख रुपए, लो भैया 80 लाख पे टैक्स दे दो, आपने टैक्स नहीं दिया। चुनचुन दास बोले काई को दूं, टैक्स नहीं देता, आ जाओ कोर्ट में मिलते हैं, बताओ कौन जानना चाहता है इन फेवर ऑफ चुनचुन दास और कौन जाना चाहता है इन फेवर ऑफ डिपार्टमेंट। क्या लगता है आपको, टैक्स देना चाहिए नहीं देना चाहिए, बताओ बताओ जी बताओ। अब इसका मेरे को एक बार देखना पड़ेगा यार, वो कोर्ट वाला जजमेंट पड़ा है क्या मेरे पास, देखता हूं, जब तक तुम मुझे आंसर बताओ। एक मिनट, इसका कोर्ट जजमेंट देख लूं है क्या इसका, दिख तो नहीं रहा है मुझे। हाँ जी, आई एम इन फेवर ऑफ, नहीं देना चाहिए टैक्स, इन फेवर ऑफ चुनचुन दास। क्यों क्यों नहीं देना चाहिए टैक्स उसे, चुनचुन दास को क्यों टैक्स नहीं लगेगा, बताओ। चुनचुन दास आप आगे चलो, हम तुम्हारे साथ हैं। व्हाट इज द रीजन, क्यों नहीं देना पड़ेगा चुनचुन दास को टैक्स। चुनचुन दास क्या नाम है सर, चुनचुन दास। वेरी गुड राहुल, वेरी गुड सर। एक्सटिंग्विशमेंट में भी आपने बताया था, अभी आपने बताया था असेट्स का अधिकार खत्म हो गया हो बट असेट्स का एग्जिस्टेंस रहना चाहिए। सर यहां तो बाढ़ में असेट्स का अधिकार भी खत्म हो गया बट असेट्स का एग्जिस्टेंस भी खत्म हो गया। सर बह गया मकान तो असेट्स तो है ही नहीं, एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गया, सो इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर। क्यों? क्योंकि ये एक्सटिंग्विशमेंट ही नहीं है, और जब ये एक्सटिंग्विशमेंट ही नहीं है तो इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर, और जब ये ट्रांसफर ही नहीं है तो इस पर अगर कोई भी अमाउंट रिसीव होती है तो उस पर कोई कैपिटल गेन नहीं लगेगा, क्योंकि कैपिटल गेन लगने के लिए दो चीजें होना जरूरी है, कैपिटल एसेट्स है, हाँ है। सर मेरा मकान कैपिटल एसेट्स था क्या? हाँ बिल्कुल, चुनचुन दास का जो मकान था वो कैपिटल एसेट्स है, हाँ है, देखा हमने। लेकिन क्या वो ट्रांसफर है? मैंने आपको क्या बोला था, कब कोई इनकम कैपिटल गेन एड में टैक्सेबल होगी? कैपिटल एसेट्स हो, ट्रांसफर हो, कैपिटल एसेट्स हो, ट्रांसफर हो। सर कैपिटल एसेट्स तो है बट क्या ट्रांसफर है क्या? सर ट्रांसफर की डेफिनेशन में हमने देखा एक्सटिंग्विशमेंट में लिखा हुआ है असेट्स पर आपका अधिकार खत्म हुआ बट असेट्स का एग्जिस्टेंस रहना चाहिए। यहां तो सर एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गया, तो जब एक्सटिंग्विशमेंट ही नहीं है तो ये ट्रांसफर ही नहीं है, और जब ये ट्रांसफर ही नहीं है तो सर कैपिटल गेन इंपोज नहीं होगा। समझ आया? हो भाई साहब, जब ये जजमेंट आया यहां तक समझ आ रहा है क्या? पूरी ट्रांसफर की डेफिनेशन को अभी इसी एंटरटेनिंग अंदाज में पढ़ेंगे अपन। अब कई सारे वीडियोस आने वाले हैं आपके सामने, इस ट्रांसफर की डेफिनेशन में वीडियो ही वीडियो हैं। तो अब मुझे बताना, अब डिपार्टमेंट के सामने कुछ प्रॉब्लम्स आई, अब उन प्रॉब्लम्स को डिपार्टमेंट ने क्या किया मैं बताता हूं, लेकिन पहले प्रॉब्लम क्या है क्या नहीं है वो चलो बात की बात है। कुछ ऐसे ही छोटे मोटे क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, बताना जी।
अरे राइट शेयर के बारे में पता है क्या तुम्हें? ये वीडियोस मैंने बनाई क्या बोल सकते हैं, लॉकडाउन जब टाइम था ना, तब मैंने एक स्टार्टअप प्लान किया था कि यार मैं ना एजुकेशन को एक डिफरेंट वे में लाऊंगा। सो उस समय मैंने दिमाग में 2016 के अंदर मैंने लिख लिया था कि एजुकेशन को मैं मूवी बना दूंगा। उस समय मैंने 2016 के अंदर जब मैं जॉब में था ना, तब मैंने लिख लिया था कि यार ऐसा कुछ लेके आऊंगा कि एजुकेशन ना सबके लिए एंटरटेनिंग होगी, एकदम मूवी की तरह चलाएंगे। ठीक है ना, एक्टिंग अच्छी है, थैंक यू भाई, थैंक यू। तो उस समय मैंने ये कंसेप्ट को लिखा हुआ था और 2021 में मैंने इस कंसेप्ट के लिए पूरा काम करना शुरू कर दिया। मेरे को दिमाग में था कि यार मुझे ये कंसेप्ट से ही पढ़ाना है बच्चों को और मुझे ये कंसेप्ट ही लेके आना है, एजुकेशन सिस्टम में रिवॉल्यूशन लेके आना है, चेंज करना है। ठीक है ना, तो उस समय मैंने ये सारा काम डेवलप किया था 2021 के अंदर, 2021, हाँ 2021-22। थैंक यू, थैंक यू। बट यार एक्चुअली मैं इसको स्प्रेड नहीं कर पाया। मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मैं अकेला, कहते हैं ना कि अकेला आदमी कुछ नहीं उखाड़ सकता। मैं आज आपको तुमको जो सिखाता हूँ ना, वो अपनी सारी जो गलतियां है ना वो सिखाता हूँ। मैंने जो जो गलतियां की है वो तुम्हें सिखाता हूँ। मुझे पता है कि यार जो मैंने गलतियां कर दी वो तुमसे नहीं करवानी है, तुमको मुझे लाइफ में एक लेवल पे लेके जाना है। तो जो मैंने गलतियां कर दी यार कि नहीं, आप अकेले कुछ नहीं उखाड़ सकते, एक टीम होना बहुत जरूरी है। तो मैं आज जो तुम्हें अपने वॉलंटियर्स ग्रुप हो ना मेरे साथ में, मैं आपको वही सब सिखाने वाला हूँ। मैं आपको एक लीडरशिप सिखाने वाला हूँ, जो जो गलतियां मैंने करी, फिर मैंने किस तरीके से, और जो कंबाइंड स्टार्टअप्स किए कई लोगों के साथ मिलके। ऐसा नहीं है कि मेरे सारे स्टार्टअप्स, मैंने कई सारे स्टार्टअप्स किए, कुछ बहुत सक्सेसफुल थे तो कुछ नहीं थे। सबके रीजंस हैं, सबके कुछ कारण हैं, उनसे मैंने लर्निंग क्या मिली वो जरूरी है, राइट। तो आपको बताऊंगा सारी चीजें, ठीक है ना। आई विल शेयर ऑल। अब मुझे बताना यार, चलो जब ये एक्सटिंग्विश, पहले ये 2 लाइनें थी डिपार्टमेंट में, सेल ट्रांसफर की डेफिनेशन मतलब क्या, सेल, एक्सचेंज और रेलिंग्विशमेंट, फिर एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट देयर इन। ठीक है, अब मुझे बताना कि मान लो कोई कंपनी के राइट शेयर्स होते हैं। यार ये मुझे नहीं पता क्या होते हैं, कंपनी होती है ना, राइट शेयर्स होती है। सॉरी, राइट शेयर्स नहीं बोल रहा हूं, सॉरी, राइट शेयर्स की बात नहीं कर रहा हूं। ये बाईबैक कुछ होता है, तुम्हें पता है क्या? बाईबैक, बाईबैक होता है ना, कुछ बाईबैक होता है ना, क्या होता है बाईबैक बताओ? क्या होता है बाईबैक बताओ? बाईबैक क्या होता है? अभी देखना, तुम्हें कंसेप्ट खुलने शुरू होंगे तुम्हारे। इस ट्रांसफर की डेफिनेशन के साथ में पूरा कैपिटल गेन के जो की कंसेप्ट्स हैं वो कमांडेबल होने वाले हैं। कंपनी अपने शेयर्स वापस खरीद लेती है। वेरी गुड आदित्य। बाईबैक मतलब कंपनी ने अपने शेयर्स वापस खरीद लिए। अच्छा चलो जी, मुझे बताना यहां पर जूही ने रिलायंस कंपनी के शेयर्स खरीदे थे 1000 एट द रेट ऑफ 500 रुपए में। रिलायंस वाले ने बाईबैक का ऑफर निकाला कि रिलायंस ने बोला कि जूही आपके पास 1000 शेयर है, आप हमें वापस दे दो, हम आपको देते हैं 5000, हम आपको देते हैं 5000। समझना, जूही ने रिलायंस के शेयर्स खरीदे हुए थे 1000 एट द रेट ऑफ 500। रिलायंस वाले ने बोला जूही ये सारे के सारे शेयर्स हमें वापस दे दो, हम बाईबैक करना चाहते हैं, हम आपको 5000 रुपए देंगे। मुझे बताओ कैपिटल गेन कितना टैक्सेबल होगा जूही के लिए? लेट्स अज्यूम इंडेक्सेशन भूल जाओ तुम, अभी बताओ कितना कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा? बताओ जी, बताओ। कितना कैपिटल गेन होगा? चार करोड़ 95 लाख। आदित्य का आंसर आ गया। और बताओ, और का कोई आंसर है क्या या सबका एक ही आंसर है? 4.955
लैक्स। ओ माय गॉड, मोटा है, 4.5 करोड़, मतलब लगभग 5 करोड़। अरे वाह, 45 लाख। आदित्य काय करते? इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। अरे आदित्य, 45 लाख ही तो होगा रे, काय को करोड़ में पहुंचाता? 45 लाख। क्या लगता है आपको 45 लाख होगा? क्या टैक्सेबल होगा? क्या टैक्सेबल होगा? क्या लगता है, टैक्सेबल होगा या नहीं होगा? क्या लगता है आपको, वेदर इट विल बी टैक्सेबल और नॉट? वेदर इट विल बी टैक्सेबल और नॉट, कौन बतावेगा? मन्ने, अरे कमाल करते हो सर, टैक्स तो लगेगा ना। कैपिटल एसेट्स है क्या? हाँ है सर, शेयर कैपिटल एसेट्स है। मुझे बताओ क्या ये टैक्सेबल होगा कैपिटल गेन हेड में या नहीं? कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल होने के लिए क्या चाहिए? पहला, कैपिटल एसेट्स हो, दूसरा ट्रांसफर हो। कैपिटल एसेट्स है, हाँ है। ट्रांसफर है क्या? ट्रांसफर है क्या? ट्रांसफर है क्या? बोलो बोलो बोलो। आदि ना बोल रहे सर टैक्सेबल होना चाहिए, खाई को कंफ्यूज करते हो सर, इतनी छोटी सी बात आपको नहीं आती, कमाल करते हो सर आप। अरे सर इतने क्या करते हो सर, क्या ये ट्रांसफर है क्या? बताओ, इतना काहे कंफ्यूज करते हो सर आप हमें? ट्रांसफर है, बिल्कुल है सर, 5,000 रुपए मिल रहे हैं उसको, सेल हो रहा है। हाँ क्या सर, ट्रांसफर है। आगे भैया डेफिनेशन एक्सटिंग्विशमेंट। एक्सटिंग्विशमेंट क्या लिखा हुआ है? एसेट्स पर आपका अधिकार खत्म हुआ हो बट एसेट्स का एग्जिस्टेंस रहना चाहिए। मुझे बताओ बाईबैक में होता क्या है? मुझे बताओ बाईबैक में होता क्या है? बाईबैक में होता क्या है? बाईबैक में होता क्या है? कंपनी अपने शेयर्स खरीदती है और फिर क्या करती है? फाड़ देती है, डिमोलिश कर दिए जाते हैं। डिमोलिश, यस और नो? डिमोलिश कर दिए जाते हैं। बाईबैक में कंपनी अपने शेयर्स खरीदती है एंड देन डिमोलिश कर देती है उसे। यस और नो? यस और नो? डिमोलिश कर दिए जाते हैं। तो मुझे बताओ उनका एग्जिस्टेंस है या खत्म हो चुका है? तो यहां पर जूही क्या बोलेगी डिपार्टमेंट को? सर सर असेट्स का एग्जिस्टेंस होना चाहिए, मेरा असेट्स पर अधिकार खत्म हो गया बट असेट्स का एग्जिस्टेंस होना चाहिए। यहां तो असेट्स का एग्जिस्टेंस ही नहीं है, इट विल नॉट बी ट्रीटेड एक्सटिंग्विशमेंट। और जब ये एक्सटिंग्विशमेंट नहीं है तो ये ट्रांसफर नहीं है, और जब ये ट्रांसफर नहीं है तो काय का कैपिटल गेन सर, काय का कैपिटल गेन? कोई कैपिटल गेन नहीं लगेगा। समझ आया भाई साहब? समझ आया आपको? तो इसीलिए डिपार्टमेंट ने कहा कि भाई साहब ये चुनचुन दास वाला जो केस हुआ ना कि एसेट्स पर आपका अधिकार खत्म हो गया हो बट एसेट्स का एग्जिस्टेंस रहना चाहिए, ऐसे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उन्होंने कुछ केसेस को कवर करने के लिए स्पेसिफिक प्रोविजन दे दिया कि भैया अब हम इन्हें टैक्सेबल मानेंगे, अब हम इन्हें टैक्सेबल करेंगे। राइट? दूसरा एग्जाम्पल, जैसे वो चुनचुनदान का था ना कि इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिलाओ, तो उन्होंने उसके लिए भी एक प्रोविजन इंट्रोड्यूस कर दिया, सेक्शन 45(1)(a। अब ये सब बाद में बताऊंगा मैं। सेक्शन 45(1)(a) एक स्पेसिफिक प्रोविजन इंट्रोड्यूस कर दिया, स्पेसिफिक प्रोविजन। एज पर जनरल चार्जेबिलिटी ये टैक्सेबल नहीं हो रहा था इंश्योरेंस वाला केस, लेकिन उन्होंने कहा नहीं हमें तो टैक्सेबल करना है। जब करना है तो इन्होंने उसके लिए एक स्पेसिफिक प्रोविजन बना दिया, सेक्शन 45(1)(a) कि अगर आपको इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिला हो, आपकी कैपिटल असेट्स डिस्ट्रॉयड हो गई हो ड्यू टू 4 रीजन, मैं बताऊंगा, फायर, एक्सप्लोजन, नेचुरल कैलेमिटी, रायट्स, दंगे, अगर आपकी एसेट्स डिस्ट्रॉयड हो गई हो प्लस आपको इंश्योरेंस कंपनी से अगर पैसा मिला हो, सो इट विल बी टैक्सेबल, इट विल बी टैक्सेबल। कैपिटल गेन हेड में उसे टैक्सेबल किया जाएगा अंडर स्पेसिफिक प्रोविजन। जनरल चार्जेबिलिटी में तो वो टैक्सेबल नहीं हो रही है, लेकिन उन्होंने उस कारण, चुनचुन दास के केस के कारण, उन्होंने फिर स्पेसिफिक प्रोविजन इंट्रोड्यूस किया कि हम टैक्सेबल करेंगे। सेम
46A बाईबैक, इन्होंने बाईबैक पे भी स्पेसिफिक प्रोविजन डाल दिया क्योंकि वो जनरल चार्जेबिलिटी में टैक्सेबल नहीं हो रहा है, तो उन्होंने स्पेसिफिक प्रोविजन इंट्रोड्यूस कर दिया कि हम इसे टैक्सेबल करेंगे। 46A में लिख दिया कि यस इट विल बी ट्रीटेड एज टैक्सेबल, हम इसे टैक्सेबल करेंगे। समझ आ रहा है? सो मैं साथ साथ में इसके स्पेसिफिक प्रोविजन भी बताऊंगा। यस, जनरली जनरल चार्जेबिलिटी के अकॉर्डिंग कैपिटल एसेट्स है बट ट्रांसफर नहीं है, तो टैक्सेबल नहीं होना चाहिए। जब ये जनरल चार्जेबिलिटी के अकॉर्डिंग टैक्सेबल नहीं हो रहा था, डिपार्टमेंट बोले नहीं यार ये तो नुकसान हो जाएगा, अपने को तो टैक्स चाहिए भैया, पैसा चाहिए, तो उन्होंने क्या करा, फिर स्पेसिफिक प्रोविजन इंट्रोड्यूस किया। इंश्योरेंस वाले केस में सेक्शन 45(1) इंट्रोड्यूस किया और बाईबैक के केस में सेक्शन 46A इंट्रोड्यूस किया। मैं बताऊंगा इन्होंने किस तरीके से इन्होंने कराया, बट इन्होंने यस इसे टैक्सेबल कर दिया, इन्होंने इसे टैक्सेबल कर दिया। तो ये जो स्पेसिफिक प्रोविजन आए हैं ना, बिकॉज ऑफ दिस एक्सटिंग्विशमेंट के प्रोविजन के अकॉर्डिंग आए हैं ये 3 स्पेसिफिक प्रोविजंस। बताता हूं कहां गया अपना, ये देखो एक्सटिंग्विशमेंट को समझो। पहला तो मैंने तुम्हें समझा दिया, सेल एक्सचेंज रेलिंग्विशमेंट, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट देयर इन। ये कहता है राइट ऑन असेट्स हैज बीन गॉन बट एग्जिस्टेंस ऑफ असेट शुड बी देयर, मतलब राइट खत्म हो गया हो बट एग्जिस्टेंस रहना चाहिए। अगर एग्जिस्टेंस भी खत्म हो गया तो एज पर जनरल चार्जेबिलिटी टैक्सेबल नहीं होगा, बट डिपार्टमेंट हैज इंक्लूड सम एक्सेप्शन रिलेटेड टू अबाउ प्रोविजन। बट डिपार्टमेंट ने कहा भैया हमको तो टैक्सेबल करना है, तो कुछ उन्होंने स्पेसिफिक प्रोविजन इंट्रोड्यूस कर दिया। सेक्शन 45(1) इंश्योरेंस क्लेम ऑन दी डैमेज नहीं है, ऑन डैमेज नहीं है, डिस्ट्रॉयड एक्चुअली, ऑन डिस्ट्रॉयड ऑफ कैपिटल एसेट्स, ऑन डिस्ट्रक्शन लिख सकते हो, डिस्ट्रॉयड या डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटल एसेट्स। फिर 46 बाईबैक, और सेम तीसरा असेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। अब देखना, समझना, इसको भी समझना। दो चीजें मैंने तुम्हें समझा दी है जो एक्सटिंग्विशमेंट के कारण आई है। एक तो सेक्शन 45(1) है, इसे मैं डिटेल में अभी नहीं समझाऊंगा, बाद में समझाऊंगा। पहले ट्रांसफर की डेफिनेशन कंप्लीट करा देता हूं फिर समझाता हूं, ठीक है ना, ताकि तुम्हें एकदम क्लियर हो जाएगा, या अभी समझा ही दूंगा। चलो, सेक्शन 45(1) इंश्योरेंस वाला हो गया कि अगर आपकी एसेट्स डिस्ट्रॉयड होती है ड्यू टू 4 रीजन, और अगर आपको इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिलता है तो हम इसे टैक्सेबल करेंगे। इन्होंने स्पेसिफिक प्रोविजन बना दिया। दूसरा 46A बाईबैक, कि अगर मान लो कंपनी के शेयर्स बाईबैक किए जाते हैं तो जनरली तो क्या है, अगर मैं जनरल चार्जेबिलिटी के अकॉर्डिंग जाऊं तो इट विल नॉट बी टैक्सेबल, बट इन्होंने स्पेसिफिक प्रोविजन बना दिया, ठीक है ना। जनरल प्रोविजन के अकॉर्डिंग तो टैक्सेबल नहीं हो रहा है, बट इन्होंने स्पेसिफिक प्रोविजन बना दिया टैक्सेबल करने के लिए कि भैया हम इस पे टैक्स लगाएंगे, तो उन्होंने सेक्शन 46A बना दिया कि यस बाईबैक में इट विल बी टैक्सेबल। तीसरा 46(2) लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, यहां पर भी इन्होंने एक स्पेसिफिक प्रोविजन बना दिया। समझना क्यों, जनरल चार्जेबिलिटी में टैक्सेबल होगा या नहीं होगा अभी आप मुझे बताना। एक कंपनी है, मान लो किंगफिशर, किंगफिशर मालिया साहब की कंपनी है। अब किंगफिशर का जो भी आपका क्या था, असेट्स, शेयर्स थे, आपने किंगफिशर में शेयर्स खरीद रखे थे, किंगफिशर में आपने शेयर्स खरीद रखे थे, ठीक है। मान लो आपके पास, हमारे राहुल के पास किंगफिशर के 100 शेयर्स थे, 100 शेयर्स 10 के शेयर्स कर दो, 100 शेयर से क्या होता है, एक दारू की बोतल भी नहीं आती है राहुल सर। 10,000 शेयर थे मेरे पास किंगफिशर के शेयर, तो किंगफिशर तो पीनी पड़ेगी ना। हाँ, किंगफिशर एयरलाइंस के शेयर्स थे, किंगफिशर एयरलाइंस, ठीक है। अब किंगफिशर एयरलाइंस का क्या हो गया, आफ्टर सम टाइम लिक्विडेशन हो गया, लिक्विडेशन खत्म हो गई है, किंगफिशर एयरलाइंस कंपनी खत्म, समाप्त। तो इनको जब लिक्विडेशन हुआ तो इन्होंने शेयर खरीद रखे थे, मान लो 50 रुपए के हिसाब से, तो कितना हो गया, लगभग 500 के 5 लाख रुपए, ठीक है। तो इनको लिक्विडेशन में किंगफिशर एयरलाइंस की जो असेट्स थी वो इनको दे दी गई, मान लो 2 लाख रुपए की असेट्स इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई। समझ आ रहा है ये केस। मान लो आपने 500 रुपए में 1000 शेयर्स खरीदे, तो क्या हो गए थे, 5 लाख के शेयर हो गए, ये आपकी कॉस्ट हो गई। अब जब उस कंपनी का लिक्विडेशन हो गया तो लिक्विडेशन पे कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर दी अपनी असेट्स, असेट्स डिस्ट्रीब्यूट ऑन लिक्विडेशन, ऑन लिक्विडेशन। अब जो भी थी, तो राहुल के जो असेट्स, राहुल को जो असेट्स डिस्ट्रीब्यूट हुई, मान लो 3 लाख रुपए की असेट्स डिस्ट्रीब्यूट, 3 लाख रुपए की असेट्स डिस्ट्रीब्यूट हुई। तो अब आप कैपिटल गेन अगर निकालने जाओगे तो क्या आएगा,
3 लाख रुपए सेल कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट, हो सकता है 13 लाख की एसेट्स डिस्ट्रीब्यूट करी होती, 13 लाख माइनस 5, 8 लाख रुपए का कैपिटल गेन लगता। बताओ क्या लगता है आपको? वापस समझना इस पॉइंट को कि आपने, राहुल ने किंगफिशर एयरलाइंस के शेयर्स खरीद रखे थे 5 लाख रुपए में, और किंगफिशर एयरलाइंस का जब लिक्विडेशन हुआ तो राहुल को 13 लाख रुपए मिले, 13 लाख रुपए मिले उन शेयर्स के बदले। तो क्या इस पे कैपिटल गेन लगेगा या नहीं लगेगा? पहले मुझे बताओ। हाँ जी, लगेगा। नहीं, अभी एक्सेप्शन नहीं, जनरल चार्जेबिलिटी के अकॉर्डिंग बताओ मुझे। जनरल चार्जेबिलिटी क्या बोलती है? कैपिटल एसेट्स होना चाहिए और ट्रांसफर होना चाहिए। बताओ, कैपिटल एसेट्स है? हाँ है भाई, शेयर कैपिटल एसेट्स क्यों नहीं है? एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी सब कैपिटल एसेट्स है, ठीक है ना? एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी। अब मुझे बताओ, क्या ये ट्रांसफर है? क्या ये ट्रांसफर है? क्या बताओ। हर बिल्कुल लॉजिकल जाओ, तुम्हें याद नहीं करने दूंगा इस चैप्टर को। बताओ, ट्रांसफर है क्या? यस सर, ट्रांसफर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सर जिस कंपनी का ही लिक्विडेशन हो गया उस शेयर का क्या होगा? शेयर ऑटोमेटिक खत्म होगा, शेयर का एग्जिस्टेंस खत्म हो चुका है। तो सर असेट्स पर मेरा अधिकार खत्म हुआ बट असेट्स का एग्जिस्टेंस रहना चाहिए, तो इसे एक्सटिंग्विशमेंट माना जाएगा, और एक्सटिंग्विशमेंट है तो इसे ट्रांसफर माना जाएगा। यहां तो सर असेट्स पे मेरा अधिकार खत्म हुआ है और एसेट्स का एग्जिस्टेंस भी खत्म हो गया, तो एज पर जनरल चार्जेबिलिटी इट विल नॉट बी टैक्सेबल। तो इसीलिए उन्होंने स्पेसिफिक प्रोविजन इंट्रोड्यूस किया सेक्शन 46(2), उन्होंने बोला हम इसे टैक्सेबल करेंगे। समझ आया? तो ये जो स्पेसिफिक प्रोविजन है ये क्यों आए, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्यों आए? बिकॉज ऑफ एक्सटिंग्विशमेंट। ये जो 3 स्पेसिफिक प्रोविजन मैंने बताए हैं ये क्यों आए? बिकॉज ऑफ एक्सटिंग्विशमेंट। दैट्स इट। क्लियर होना चाहिए तुम्हें। ठीक है, चलो इन प्रोविजंस को मैं वापस समझाऊंगा आपको, लेकिन अभी ट्रांसफर की डेफिनेशन पहले कंप्लीट कराता हूं आपको। इन प्रोविजन को समझेंगे कि भाई किस तरीके से टैक्स कंप्यूट होगा, क्या होगा, ये समझेंगे, बट पहले अपन पूरी ट्रांसफर की डेफिनेशन को कंप्लीट करते हैं। यहां तक क्लियर हो रहा है? तो ट्रांसफर की डेफिनेशन जो थी वो क्या है? पहले सिर्फ 2 पॉइंट हुआ करते थे। अगर आप देखोगे ना इनकम टैक्स एक्ट में जाके 1962 के टाइम में सिर्फ 2 पॉइंट थे, सेल, एक्सचेंज और रेलिंग्विशमेंट। दूसरा, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट देयरइन, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट देयरइन, मतलब एसेट्स पर आपका अधिकार खत्म हुआ हो बट एसेट्स का एग्जिस्टेंस रहना चाहिए। अगर एसेट्स का एग्जिस्टेंस भी खत्म हो गया तो इट विल नॉट बी ट्रीटेड है, इट विल नॉट बी टैक्स सॉरी, तो इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर, तो वो ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। और जब ट्रांसफर नहीं है तो कैपिटल गेन नहीं लगेगा। सिंपल सी बात है यार। कैपिटल गेन तभी लगेगा जब आपका असेट्स है, कैपिटल असेट्स है प्लस ट्रांसफर है। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती है तो ही कैपिटल गेन लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। ठीक है ना? चलो जी, अब देखो, अब तीसरा पॉइंट लाने का कारण समझना। अब तीसरा पॉइंट लाने का कारण समझना, लेकिन उसके पहले दिखाता हूं आपको एक वीडियो ताकि आप कनेक्ट कर सको कि तीसरा पॉइंट क्यों आया। देखो, अरे क्या हुआ आज इतने परेशान क्यों? अरे वो अपना जो टावर वाला काम चल रहा है ना, प्रोजेक्ट चल रहा है ना, उसमें अपने को ना जो अपना 50 kg गोल्ड है उसमें से 10 किलो गोल्ड बेचना पड़ेगा।
तो क्या हुआ, बेच दो उसे। अरे वो टेंशन नहीं है, बेच तो देंगे बट मोटा टैक्स लग जाएगा। वो है 50 लाख रुपए का खरीदा हुआ, आज अगर मार्केट में बेचूंगा 5 करोड़ की वर्थ है, 4.5 करोड़ में मोटा टैक्स लग जाएगा। कौन देना चाहे? जुगाड़ चाहिए अपने को, तो जुगाड़ करना है टैक्स में। अरे मेहता जी, मैं आपको बताती हूँ एक आइडिया। बोलो। इसे स्टॉक में कन्वर्ट कर लो, समझे आप? स्टॉक में कन्वर्ट कर लो? नहीं समझे? करेक्ट, समझ गया। मतलब मैं क्या करता हूँ कि अपना 50 लाख का है तो मैं इसे 4.5 करोड़ अपनी बुक्स में दिखा दूंगा। बुक्स में दिखा दूंगा 4.5 करोड़, तो 4 करोड़ पे कोई टैक्स लगेगा नहीं, क्योंकि कैपिटल गेन में टैक्सेबल नहीं होगा। और 4.5 करोड़ पीजीबीपी में आएगा, और पीजीबीपी में 5 करोड़ रुपये में भेज दूंगा, तो 50 लाख पे मुझे बिजनेस हेड के अंदर टैक्सेबल हो जाएगा, बाकी टैक्स बचा लूंगा। करेक्ट, यही बोल रहे हो ना तुम? बिल्कुल सही है, इसीलिए तुम्हें चर्चित मेहता की वाइफ बोलते हैं। अरे क्या हुआ, आज इतने परेशान? हाँ जी, तो आ गई वॉइस, आ गई। हाँ, तो अब मुझे बताओ यहाँ पर चर्चित मेहता क्या जुगाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं? बताओ 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 बताओ। अभी आ रही है आवाज? यस, बताओ। तो अभी आपने जो वीडियो देखा तो उसमें आपको समझ आया चर्चित मेहता क्या प्लानिंग कर रहे हैं? पहले वो मुझे प्लानिंग समझाओ। जब डिपार्टमेंट को ये पता पड़ा भाई साहब ऐसी प्लानिंग हो रही है, तो उन्होंने एक नया पॉइंट इंट्रोड्यूस किया। अब डिपार्टमेंट ने आपकी प्लानिंग को पकड़ा और यहां पॉइंट लिख दिया। बताओ क्या प्लानिंग हो रही थी? सर ऐसे ऐसे नाम आप लेते कहां से हो? चर्चित मेहता, हर्षद मेहता की जगह ले लिया चर्चित मेहता, ठीक है ना? ऐसा चर्चित मेहताओं के चर्चे हैं भैया। हाँ, बोलो भाई। तीसरा पॉइंट अभी तुम्हें समझाता हूं कि तीसरा पॉइंट डिपार्टमेंट ने क्यों लिखा। मैं याद नहीं कराऊंगा तुम्हें हर एक चीज को फंडामेंटली लेके जाऊंगा यहां पर। सेल ऑफ गोल्ड का टैक्स बचाने के लिए कन्वर्ट इनटू स्टॉक इन ट्रेड आप कर रहे हो। अब देखो समझना, अब यहां पर चर्चित मेहता प्लान क्या कर रहा है? चर्चित मेहता बोलता है यार मेरे पास मान लो 10 किलो गोल्ड है ना? 10 किलो गोल्ड है। 1 किलो गोल्ड की रकम कितनी है? 50 लाख रुपए। मतलब मान लो 5 करोड़ का गोल्ड हो गया। अब वो बोलता है यार अगर ये 5 करोड़ का गोल्ड मैं आज बेचने जाता हूं तो मेरी लागत तो इस पे क्या लगी हुई है? मान लो 1 लाख रुपए का खरीदा हुआ है मेरा 10 किलो गोल्ड, तो 5 करोड़ माइनस 10 लाख रुपए, तो भाई साहब 4.5 करोड़, मतलब लगभग 5 करोड़ पे मोटा टैक्स लग जाएगा। मोटा टैक्स मतलब 20% लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर जाऊं तो, इंडेक्सेशन वगैरह मैं अभी कंसिडर नहीं कर रहा हूं, समझाने के लिए ले रहा हूं। तो कितना टैक्स लग जाएगा? मान लो इसकी वैल्यू 5.10 कर देता हूं तो इजी हो जाएगा। 5 करोड़ पे 1 करोड़ का टैक्स लग जाएगा। भैया भैया इतना थोड़ी टैक्स देते हैं। अभी समझना, यहां पे चर्चित मेहता क्या जुगाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं, एक बार ये समझाता हूं, वापस वीडियो दिखाऊंगा ताकि आपको और क्लियरिटी होगी। यहां पे चर्चित मेहता क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? वो ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया मेरा गोल्ड आज अगर बेचने जाता हूं तो 5.10 CR में बिकेगा। समझना, सेल प्राइस कितनी होगी? 5.10 CR। इसकी कॉस्ट या इंडेक्स कॉस्ट अगर मैं पकड़ता हूं वो आती है मान लो 10 लाख रुपए। मेरा 5 करोड़ कैपिटल गेन हो जाएगा। ओ भैया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इस पे 20% टैक्स, 1 करोड़ का टैक्स लग जाएगा अगर मैं बेचने जाता हूं तो। क्यों ना कुछ तूफानी किया जाए। ये बोलता है कि चर्चित मेहता बोलता है कि ये जो मेरा गोल्ड है ये मेरी एसेट्स है, मैं इसे स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर लेता हूं। स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर लेता हूं। खुद को थोड़ी कोई बेचना कहलाता है, ये तो मैं अपने स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर रहा हूं। सिंपल सी बात है। और स्टॉक इन ट्रेड में जब मैं इसे कन्वर्ट करूंगा तो मान लो मैं अपने यहां पर परचेज दिखाऊंगा
मैं आपने यहाँ पे परचेज दिखाऊंगा 4.5 करोड़ रुपए और वहां मैं सेल करूंगा 5.10 CR में, तो टोटल मेरा पीजीबीपी प्रॉफिट आएगा 60 लाख रुपीस। जहां पर मेरा प्रॉफिट 5 करोड़ पे 20% टैक्सेबल हो रहा था, अब सिर्फ और सिर्फ 60 लाख ही टैक्सेबल होगा। या इस तरीके से आप और प्लानिंग कर सकते हो। मान लो मैं तो 5 करोड़ पे दिखाऊं, परचेज प्राइस में तो 5 करोड़ दिखाऊं बिजनेस के अंदर, और मैं सिर्फ और सिर्फ 10 लाख पे टैक्स दूं, 10 लाख पे टैक्स दूं, नॉमिनल टैक्स लगेगा। तो मतलब मैंने 1 करोड़ का टैक्स प्लान कर लिया यहां पे। समझ आ रहा है ये पॉइंट समझ आ रहा है? तो यहां चर्चित मेहता जुगाड़ क्या कर रहे थे? जुगाड़ ये कर रहे थे कि सर ना तो ये सेल है, क्योंकि मैंने तो अपने स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया है, ना तो ये सेल है, ना ये कोई एक्सचेंज है, ना कोई रेलिंग्विशमेंट है, ना कोई एक्सटिंग्विशमेंट है, सो इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर। और जब ट्रांसफर नहीं है तो कोई कैपिटल गेन नहीं लगेगा। जब मैं चर्चित मेहता अपनी एसेट्स को स्टॉकिंग ट्रेड में कन्वर्ट कर रहा है तो क्या इसमें कोई कैपिटल गेन लगेगा? नहीं। कहां लिखा हुआ है सर? ट्रांसफर की डेफिनेशन में लिखा हुआ है सेल, एक्सचेंज, रेलिंग्विशमेंट, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट देयर इन, दैट्स इट। राइट ये जुगाड़ कर रहे थे चर्चित मेहता साहब। हाँ, मींस आपने क्या करा, आपने वो एसेट्स अगर आप मार्केट में बेचने जाते, आप बेचो, आप अगर डायरेक्ट ऐसे कैपिटल एसेट्स बेचते तब तो कैपिटल गेन लग जाता। बट ये जुगाड़ क्या किया, अपन कैपिटल एसेट्स को कन्वर्ट कर देते हैं स्टॉक इन ट्रेड में। अब उन्होंने अपना बिजनेस बना लिया ज्वेलरी का, उन्होंने अपना ज्वेलरी का बिजनेस बना लिया। और ज्वेलरी के बिजनेस में परचेज तो दिखानी पड़ती है ना, आपने परचेज बोलेगा 5 करोड़ में परचेज किया, 5 करोड़ में परचेज किया मैंने। अब आप कैपिटल गेन में तो ट्रांसफर हो ही नहीं रहा है ना, कि अगर आप अपनी स्टॉक कैपिटल एसेट्स को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करते हो तो कहां लिखा हुआ है? सेल थोड़ी है, एक्सचेंज थोड़ी है, रेलिंग्विशमेंट थोड़ी है, एक्सटिंग्विशमेंट थोड़ी है, राइट? तो इट विल नॉट बी ट्रांसफर, क्योंकि ट्रांसफर की डेफिनेशन में पहले ये 2 पॉइंट ही हुआ करते थे। मैंने आपको बताया ना, ये 2 पॉइंट ही हुआ करते थे, तीसरा पॉइंट तो बाद में डाला गया। तो सर ये अगर मान लो 5 करोड़ माइनस 10 लाख का खरीदा हुआ है तो 4.90 CR पे तो कैपिटल गेन लगेगा ही नहीं ना, क्योंकि कहीं लिखा हुआ ही नहीं है। इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर, कहीं है ही नहीं ट्रांसफर की डेफिनेशन में। सो यहां पर इन्होंने यहां जुगाड़ कर लिया और फिर इन्होंने परचेज कितनी दिखा दी यहां पर? 5 करोड़, और यहां उन्होंने सेल कर दिया 5.10 CR। तो सिर्फ 10 लाख में कैपिटल गेन, पीजीबीपी के अंदर टैक्स दे देंगे, कैपिटल गेन का पूरा टैक्स बचा लिया। समझ आया? पूरा का पूरा टैक्स बचा लिया। वापस देखो उस वीडियो को। अरे क्या हुआ, आज इतने परेशान क्यों हो? अरे वो अपना जो टावर वाला काम चल रहा है ना, प्रोजेक्ट चल रहा है ना, उसमें अपने को ना जो अपना 50 kg गोल्ड है उसमें से 10 किलो गोल्ड बेचना पड़ेगा। तो क्या हुआ, बेच दो उसे। अरे वो टेंशन नहीं है, बेच तो देंगे बट मोटा टैक्स लग जाएगा। वो है 50 लाख रुपए का खरीदा हुआ, आज अगर मार्केट में बेचूंगा 5 करोड़ की वर्थ है, 4.5 करोड़ में मोटा टैक्स लग जाएगा। कौन देना चाहे? जुगाड़ चाहिए अपने को, तो जुगाड़ करना है टैक्स में। अरे मेहता जी, मैं आपको बताती हूँ एक आइडिया। बोलो। इसे स्टॉक में कन्वर्ट कर लो, समझे आप? स्टॉक में कन्वर्ट कर लो? नहीं समझे? करेक्ट, समझ गया। मतलब मैं क्या करता हूँ कि अपना 50 लाख का है तो मैं इसे 4.5 करोड़ अपनी बुक्स में दिखा दूंगा। बुक्स में दिखा दूंगा 4.5 करोड़, तो 4 करोड़ पे कोई टैक्स लगेगा नहीं, क्योंकि कैपिटल गेन में टैक्सेबल नहीं होगा। और 4.5 करोड़ पीजीबीपी में आएगा और पीजीबीपी में 5 करोड़ रुपये में भेज दूंगा, तो 50 लाख पे मुझे बिजनेस हेड के अंदर टैक्सेबल हो जाएगा, बाकी टैक्स बचा लूंगा। करेक्ट, यही बोल रहे हो ना तुम? बिल्कुल सही है, इसीलिए तुम्हें चर्चित मेहता की वाइफ बोलते हैं। अरे क्या हुआ? गोल्ड का बिजनेस भी होना चाहिए। अरे भैया इतना मोटा टैक्स बचाना है तो गोल्ड बिजनेस शुरू करने में क्या टाइम लगता है? ये छोटी सी दुकान डाली, दुकान ना भी डालो, बिजनेस में क्या है, शॉप है कि तो लेना है, 40-50 हजार का भी खर्चा नहीं है। बिजनेस स्टार्ट करने में कहां टाइम लगता है? यही तो जुगाड़ है, इतना मोटा टैक्स बचाने के लिए जुगाड़ तो करते हैं ना। ये जुगाड़ किया जो चर्चित मेहता ने। समझ आया या नहीं आया? समझ आया नहीं आया? समझ आया?
फिर तो बिजनेस बंद हो जाएगा ना। गोल्ड का मतलब समझा नहीं मैं। हाँ, शी इज माई वाइफ। उसी कोई कैरेक्टर प्ले करवाया मैंने। उसको नहीं आता तो भी मैंने कहा कर ले भाई, कैरेक्टर प्ले कर ले। हाँ जी, आया समझ में चर्चित मेहता का एग्जाम्पल। तो इसी कारण डिपार्टमेंट को जब पता पड़ा कि चर्चित मेहता जैसे और चर्चित लोग नाटक ना करें, तो उन्होंने लिख दिया कि अगर आप कैपिटल एसेट्स को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करते हो, इट विल बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर। ये देखो लिख दिया, ये पॉइंट उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया। कन्वर्जन ऑफ असेट्स इनटू स्टॉक इन ट्रेड विल बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर। तो जिस दिन आप कन्वर्ट करोगे, उसी को ट्रांसफर मानते हुए आपका कैपिटल गेन कंप्यूट कर लिया जाएगा। तो आप देखो, अब चर्चित मेहता अगर मान लो कन्वर्ट करता है, तो इन्होंने क्या बोला है कि जिस ईयर में आप कन्वर्ट कर रहे हो कैपिटल एसेट से टू स्टॉक इन ट्रेड, उस ईयर के अंदर उसे ट्रांसफर मान लिया जाएगा। तो आपने कन्वर्ट किस ईयर में किया? मान लो लेट्स अज्यूम आपके 23-24 में आपने कन्वर्ट किया। 23-24 में कन्वर्ट किया, तो जिस दिन आपने कन्वर्ट किया उस दिन जो उसकी एफएमवी है वो ही उसका सेल कंसीडरेशन मान ली जाएगी। मान लो उसकी एफएमवी कितनी थी? 5.10 CR उस समय, यही थी ना। आपने जब भी कन्वर्ट किया उसकी एफएमवी कितनी थी? 5.10 CR। वो एफएमवी है माइनस इंडेक्स कॉस्ट या कॉस्ट व्हाटएवर, ठीक है ना, 10 लाख रुपए। तो यस 5 करोड़ रुपए पे सर आपको टैक्स देना पड़ेगा। 5 करोड़ रुपए पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। समझ आ रहा है आपको? जिस दिन आपने कन्वर्ट किया उस दिन जो उसकी एफएमवी होगी वो आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान ली जाएगी, उसमें से आप कॉस्ट लेस कर दो और फिर जो होगा दैट विल बी योर कैपिटल गेन। अब देखो पहले क्या था, पहले वाले केस में चर्चित मेहता वाले केस में कैपिटल गेन नहीं था क्योंकि ट्रांसफर नहीं माना गया है, लेकिन बाद में डिपार्टमेंट ने लिख दिया कि इट विल बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर। तो अब अगर ऐसा कोई भी केस होता है, आप अपनी कैपिटल एसेट्स को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करते हो और जुगाड़ करने की कोशिश करते हो, तो भाई ये ट्रांसफर मान लिया जाएगा। सिंपल है, अगर आप अपनी कैपिटल एसेट्स को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करते हो इट विल बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर, और जब ये ट्रांसफर है तो सर कैपिटल गेन लगेगा। आया समझ में? हाँ, अभी आपको एक एक चीज और समझ आएगी। मींस टैक्स बचाने के बाद में तो बिजनेस बंद हो जाएगा ना। हाँ और क्या, चर्चित मेहता कोई बिजनेस के लिए थोड़ी काम कर रहा था, उसको तो टैक्स जुगाड़ करना था, इसलिए बिजनेस शुरू किया, बाद में बंद करके भाग जाता। बस समझ आया? एक मिनट। हाँ समझ आया? चलो जी, अब इसी का आगे एक और कैलकुलेशन बताता हूं। चलो बाद में बताता हूं, पहले आपको ये ट्रांसफर समझाता हूं, फिर ट्रांसफर समझाने के बाद उसके साथ साथ स्पेसिफिक प्रोविजन लाए गए वो समझाऊंगा, तो तुम्हें और मजा आएगा। चलो जी, आप देखना। ये पॉइंट समझ आ गया तुम्हें? सेल एक्सचेंज एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट देयर इन, और ये भी आ गया कन्वर्जन ऑफ असेट्स इनटू स्टॉक इन ट्रेड, ये भी समझ आ गया। ठीक है, अब अगला पॉइंट समझो। ये पॉइंट क्यों इंट्रोड्यूस किया गया? कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ असेट्स अंडर एनी लॉ। अब देखो, अब मुझे बताना ये क्यों इंट्रोड्यूस हुआ। हमारे यहां पर राहुल थे। राहुल का बिहार में एक बहुत बड़ा जमीनवा है, ये हाईवे है, बिहार पटना का हाईवे है, नेशनल हाईवे नियर पटना। और इस हाईवे के पास में हमारे राहुल का बहुत बड़ा जमीनवा है।
या हाईवे को टच होके इसकी इन्होंने परचेज जो किया था, इन्होंने परचेज किया था 10 लाख रुपए के अंदर, और आज अगर ये बेचने जाए तो साहब इसकी फेयर मार्केट वैल्यू जो है ना वो है 10 करोड़ रुपए। वो कितनी है? 10 करोड़ रुपए। भाई साहब राहुल बड़ा आदमी है यार, बताया नहीं तूने यार। है राहुल, क्या रे सीए करता रे, बिजनेस शुरू करने का कोई क्या सीए नहीं करने का रे भाई। ठीक है, तो आप देखो राहुल बोलता है सर बड़े बिजनेस को संभालने के लिए सीए वाला माइंड होना जरूरी है, इसीलिए सीए कर रहा हूं, है ना। हाँ, तो अब यहां पर देखना आप, नेशनल हाईवे है नियर पटना, ठीक है। अब यहां पर इनकी जमीन है, बिहार गवर्नमेंट का डिसीजन वहां आता है, हमका हाईवे बड़ा करना है, हमके हाईवे को 6 लेन बनाना है। नाउ दिस इज 4 लेन, हमको 6 लेन बनाना है। तो 6 लेन बनाने के लिए क्या करें? अरे आसपास की जो भी जमीनें हैं एक्वायर कर लो रे। तो राहुल की जमीन भी एक्वायर कर ली जाती है, लो भैया, और राहुल को बोला जाता देख भाई ये जो तेरी जमीन है ये हम ले रहे हैं और इसका हम तेरे को 2 करोड़ रुपए कंपनसेशन दे रहे हैं। राहुल बोलता नहीं मैं नहीं लूंगा 2 करोड़, मैं नहीं दूंगा मेरी जमीन, मैं नहीं दूंगा मेरी जमीन। अरे तू दे या मत दे रे, कंपल्सरी एक्विजिशन में गवर्नमेंट के पास राइट होता है रे, तेरे पास कोई राइट नहीं है राहुल, तेरे को देना पड़ेगा, तू कुछ नहीं कर सकता। इट इज गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दिया है सरकार को कि अगर कोई गवर्नमेंट का एक्सटेंशन प्रोजेक्ट चल रहा है जमीन, तो उसमें अगर कोई कंपल्सरी एक्वायर्ड करते हो, अगर आप जमीन कोई भी चीज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कंपल्सरी एक्विजिशन हो गया है। राहुल हाँ करे ना करे किसको पड़ी है राहुल की, हमको तो जमीन चाहिए। गवर्नमेंट आपसे जमीन ले लेगा, गवर्नमेंट बोलेगा ये पकड़ 2 लाख रुपए का कंपनसेशन, सिंपल। और गवर्नमेंट जो कंपनसेशन देती है उनकी कोई रेट्स वगैरह होती है, उसके बेसिस पे देती है वो, ठीक है। तो उनकी रेट्स के बेसिस पे उन्होंने इसे 2 करोड़ कंपनसेशन दे दिया। अब मान लो राहुल ने इस पे टैक्स जमा नहीं कराया, डिपार्टमेंट ने बोला भैया तुमने 2 करोड़ के अंदर तुम्हें इस प्रॉपर्टी के 2 करोड़ रुपए मिले हैं, इसकी वैल्यू कितनी थी, लेट्स अज्यूम 5 लाख रुपए। भैया 1.95 CR पे टैक्स दो। क्या राहुल को टैक्स देना चाहिए नहीं देना चाहिए बताओ, क्या राहुल को टैक्स देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? अरे वाह आयुषी 194 LA कंपल्सरी एक्विजिशन, यस। अब मुझे ये बताओ, अभी तक जो हमने डेफिनेशन देखी है ट्रांसफर की, 3 पॉइंट हमने देखे हैं, तो मुझे बताओ क्या राहुल को इस पे ये टैक्सेबल होगा या नहीं होगा? राहुल को 2 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, तो ये राहुल के लिए टैक्सेबल होगा या नहीं होगा? कौन बताएगा? सर ऐसा हमारे गांव में हुआ था, डैम बना था और हमारी जमीन थी, हाँ वो गवर्नमेंट ने एक्वायर्ड कर ली थी और कंपनसेशन मिला था। करेक्ट शालिनी, करेक्ट, दिस इज द केस। और ये होता है, हर जगह होता है। तो नाउ आपको जो कंपनसेशन मिला, यहां पे डिपार्टमेंट बोलता भैया कैपिटल गेन दो, भैया कैपिटल गेन, तो तुम दोगे नहीं दोगे? कैपिटल गेन टैक्स दोगे नहीं दोगे? जूही बोल रही देना पड़ेगा। हाँ एग्जिस्टेंस तो है, प्रॉपर्टी का एग्जिस्टेंस तो है ही है, एसेट्स पे आपका अधिकार खत्म हुआ, एसेट्स का एग्जिस्टेंस तो है। तो बताओ क्या लगता है टैक्सेबल होगा या नहीं होगा? बताओ जी बताओ, फिर आपको समझाता हूं कि क्यों उन्होंने 4th पॉइंट को इंट्रोड्यूस किया, क्या कारण था। आयुषी क्यों नहीं देना पड़ेगा, कारण बताओ। हाँ जी आयुषी बताओ क्यों नहीं देना पड़ेगा? आदिना बोल रही है टैक्सेबल है, राहुल बोल रहा है टैक्सेबल है, आयुषी बोल रही है किशन नहीं टैक्स नहीं देना पड़ेगा। क्यों? कारण बताओ, कारण बताओ, कारण बताओ। हाँ तो क्या हो गया, कंपल्सरी एक्वायर्ड है तो कहां, थोड़ा सा और कोशिश करो आप, अगर बता पा रहे हो तो। कंपल्सरी एक्वायर्ड है तो क्या हुआ, 2 करोड़ रुपए मिले ना उसको, 2 करोड़ रुपए मिले ना, 5 लाख रुपए का कॉस्ट है इसका, तो 1.95 पे टैक्सेबल होना चाहिए।
आयुषी यस, स्टिल इफ यू हैव एनी समथिंग इन योर माइंड तो बताओ। जूही थोड़ा सा और क्लियर करो, थोड़ा सा और क्लियर करो। आई थिंक यू विल गेट आंसर, आई विल गेट आंसर। देखो मैंने कुछ नहीं बताया बट आंसर तुम बता रहे हो। समझो, टेक्स्ट इन इज योर माइंड, एवरीथिंग इज इन योर माइंड। बस थोड़ा सा फ्रेम करने की जरूरत है, थोड़ा सा और मॉडिफाइड करो, थोड़ा सा और कोशिश करो। देखो कैपिटल एसेट्स है क्या, मुझे बताओ, मुझे बताओ। इस जमीन पे जो इनको पैसा मिल रहा है, क्या ये कैपिटल एसेट्स है क्या? आप बोलोगे यस सर कैपिटल एसेट्स तो है, कैपिटल एसेट्स तो है। दूसरा फिर मैं पूछूंगा ट्रांसफर है क्या? आप बोलोगे सर ट्रांसफर है क्या? बाकी सब बोल रहे हैं सर ट्रांसफर है ना, उसको 2 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। ट्रांसफर है क्या? ट्रांसफर की पहली डेफिनेशन क्या थी? सेल, एक्सचेंज, रेलिंग्विशमेंट। दूसरी एक्सटिंग्विशमेंट। तीसरी कन्वर्जन ऑफ एसेट्स इनटू स्टॉक इन ट्रेड। तो पहली जो डेफिनेशन वहां पर क्या लिखा हुआ है? सेल, एक्सचेंज, रेलिंग्विशमेंट। सेल का मतलब क्या था सर? सेल सेम एज पर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट। सेम, सेल की डेफिनेशन क्या थी? सेम एज पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट। 2 पार्टी होनी चाहिए, म्यूचुअल कंसेंट होनी चाहिए, कंसीडरेशन होना चाहिए। यहां पर 2 पार्टी है, गवर्नमेंट और राहुल। कंसीडरेशन भी है बट सर म्यूचुअल कंसेंट नहीं है। सर मैंने तो मना किया था, ये तो जबरदस्ती लेके चले गए। यहां मेरी कोई म्यूचुअल कंसेंट नहीं है, मैंने कोई सेल नहीं किया। सो सर एज पर दी ट्रांसफर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैंने सेल ही नहीं किया क्योंकि एज पर मेरी म्यूचुअल कंसेंट नहीं थी। सो इट विल नॉट बी टैक्सेबल, क्योंकि ये ट्रांसफर नहीं है, क्योंकि ये ट्रांसफर नहीं है। तो इसीलिए डिपार्टमेंट ने लिख दिया कि कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी विल बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? इसीलिए डिपार्टमेंट ने लिख दिया कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एसेट्स अंडर एनी लॉ इट विल बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर। भाई साहब नहीं तो सब बोलेंगे मेरी म्यूचुअल कंसेंट तो थी नहीं, तो टैक्स लगेगा ही नहीं। क्या लगाएंगे? टैक्स लगाएंगे। इसे लिख दिया इट विल बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर। ठीक है, चलो आज आपके इतना ही रखते हैं, बाकी अपन कल करेंगे या कर लें? चलो कर ही लेते हैं। 2-3 पॉइंट और है, फटाफट से समझा देता हूं ताकि एक पार्ट कंप्लीट हो जाए। कल फिर मैं इससे रिलेटेड स्पेसिफिक प्रोविजन आए वो बताऊंगा मैं। समझ आ रहा है ना यहां तक? और डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है भैया, अपनी एक एक चीज क्लियर होनी चाहिए। शुरुआत जब आई थी सेल, एक्सचेंज, रेलिंग्विशमेंट, फिर एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट देयर इन असेट्स पर आपका अधिकार खत्म हुआ बट असेट्स का एग्जिस्टेंस रहना चाहिए। ठीक है, फिर जुगाड़ को रोकने के लिए लिख दिया गया कन्वर्जन ऑफ एसेट्स इनटू स्टॉक इन ट्रेड। भैया ना 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 ना, इट विल बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर। फिर कंपल्सरी एक्विजिशन, इट विल बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर। लगेगा ना? टीडीएस लगेगा कंपल्सरी एक्विजिशन के केस में लगेगा, बट अगर एग्रीकल्चर लैंड है ना तो नहीं लगेगा। एग्रीकल्चर लैंड है तो नहीं लगेगा, बाकी तो लगेगा। टीडीएस लगेगा 194 एलए। तो जब भी आपको एलए के अंदर आप आ जाते हो तो कंपनसेशन का लिमिट क्या है? 2.5 लाख रुपए है ना। अगर आप 2.5 लाख रुपए से ज्यादा कंपनसेशन देते हो तो यस आपको टीडीएस काटना पड़ेगा 194 एलए के अंदर। बिल्कुल सही आयुष। बट अगर ये एग्रीकल्चर लैंड होती, अगर ये एग्रीकल्चर लैंड होती तो टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो रूरल एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल एसेट्स है ही नहीं तो उस पर कोई कैपिटल गेन लगेगा ही नहीं। अर्बन एग्रीकल्चर लैंड में आपको समझाऊंगा 1037 में एग्जेम्प्ट होता है, कंपल्सरी एक्विजिशन किया जाता है ना। अगर अर्बन एग्रीकल्चर लैंड का अगर कंपल्सरी एक्विजिशन होता है तो वो 1037 में एग्जेम्प्ट होता है, तो उस पर भी टैक्स नहीं लगता है, तो इसीलिए उस पर टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। तो इनडायरेक्टली अगर मैं बोलूँ तो एग्रीकल्चर लैंड का कंपल्सरी एक्विजिशन होता है तो आपको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। यस, बाकी आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। समझ आया? अब तुम्हारे टीडीएस पहले कराने से ना कितना कम इम्पैक्ट, चीजें क्लियर हो रही है तुम्हारे लिए। समझ आ रहा है एकदम क्लियरिटी से। चलो जी, अब अगला पॉइंट इन्होंने क्यों इंट्रोड्यूस किया? ट्रांसफर ऑफ पोजीशन ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये क्यों इंट्रोड्यूस किया? इसका जुगाड़ देखो। आयुषी और जूही, आयुषी ने कहा यार जूही मेरे को मकान खरीदना है। बोले कहाँ? बोले बॉम्बे में। बोले बॉम्बे में कहाँ? बोले शाहरुख खान के बंगले के पास में। अच्छा आयुषी, शाहरुख खान के बंगले के पास में क्यों खरीदना? अरे सर शाहरुख खान नहीं सर, शाहरुख खान से मुझे मतलब नहीं, मुझे आर्यन खान से मतलब है आयुषी, है ना?
तो आयुषी को मकान खरीदना है और जूही का बंगला है मन्नत के पास में। आयुषी बोलती है यार मुझे मन्नत के पास में मकान खरीदना है। क्यों रे, तेरे को मन्नत के पास में क्यों खरीदना है? मैं हूं ना मन्नत के पास में। तो नहीं जूही, तेरे को नहीं रहने का, मेरे को रहने का है उधर, ठीक है ना, आर्यन खान है उधर वॉट एवर, ठीक है, तो मुझे उधर जाने का है। तो जूही ने बोला चल ठीक है यार, मेरे को वैसे भी मकान कोई नहीं चाहिए, तू ले ले, तो मैं तेरे को अपना वो मकान बेच देती हूँ। जूही का मकान था, मान लो उसने खरीदा हुआ था 50 लाख रुपए के अंदर, आज उसकी वैल्यू है 25 करोड़ रुपए, ठीक है, 25 करोड़ रुपए। ये बोलते ठीक है जूही ऐसा कर, वो मकान मेरे को दे दे। तो 2023-24 के अंदर ये मकान जूही ने क्या करा, आयुषी को बेच दिया, ठीक है। सेल प्राइस कितनी थी? 25 करोड़ रुपए, और कॉस्ट कितनी थी? लेट्स अज्यूम इस 50 करोड़ का इंडेक्सेशन, 50 लाख का इंडेक्सेशन भी करता हूं तो 5 करोड़ आता है इंडेक्सेशन अगर करता हूं तो 20 करोड़ का कैपिटल गेन, 20 करोड़ का कैपिटल गेन। यहां पर 20 करोड़ पे टैक्स लग जाएगा 20% के हिसाब से 4 करोड़। जूही बोले ना, इतना टैक्स नहीं देने का, अभी अभी मेरे पास नहीं है इतना टैक्स, अभी नहीं देने का इतना टैक्स। तो जूही और आयुषी क्या करते हैं, जुगाड़ करते हैं। जूही बोलते थे आयुषी तू मेरी एक खास दोस्त है, ठीक है ना, ऐसा कर, मैं ना इस मकान की रजिस्ट्री 3 साल बाद कराऊंगी तेरे नाम पे, ठीक है ना, इस मकान की रजिस्ट्री 3 साल बाद कराऊंगी तेरे मतलब तेरे नाम पे रजिस्ट्री 3 साल बाद कराऊंगी, बट तेरे को, तू मेरे को पैसा दे दे 25 करोड़ रुपए, मैं तेरे को चाबियां दे देती हूं, तू आराम से रहे। 3 साल बाद अपन क्या करेंगे, मकान की रजिस्ट्री करा लेंगे तेरे नाम पे, ठीक है ना, मैं तेरे को पोजीशन दे देती हूं, तू मेरे को सारा पैसा दे दे, मैं तेरे को पोजीशन दे देती हूं, और इस मकान की रजिस्ट्री कराएंगे 3 साल बाद में। क्योंकि जब रजिस्ट्री होगी तेरे नाम पे तो ये ट्रांसफर माना जाएगा, क्योंकि जब इसकी रजिस्ट्री होगी तेरे नाम पे तो ये ट्रांसफर माना जाएगा। तो अपन आराम से 3 साल बाद तक का पीरियड मिल गया ना, अपन उस समय टैक्स देंगे, और अच्छा हो गया, मेरे लिए फायदा हो जाएगा। ये 4 करोड़ का टैक्स मैं क्या कर रहा हूं, पोस्टपोन कर रहा हूं। आयुष, जूही क्या कर रही है, इसको पोस्टपोन कर रही है। समझ आ रहा है? जूही दे देना भाई इसको यार, प्लीज वो मकान दे देना मन्नत के पास वाला, ठीक है। हाँ 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 सर, आराम से दे दूंगी उसको, क्या टेंशन है, ठीक है। 25 करोड़ आ रही है अपने तो। हाँ जी, तो यहां पर देखो जूही टैक्स प्लानिंग क्या कर रही है। टैक्स तो नो डाउट लगेगा, टैक्स तो नो डाउट, आज नहीं तो कल आयुषी के नाम पर रजिस्ट्री तो करानी पड़ेगी। बड़ी बोलती है आयुषी तुम्हें खास दोस्त है, टेंशन क्यों लेती है, 3 साल बाद अपन रजिस्ट्री करा देंगे, और 3 साल बाद रजिस्ट्री कराएंगे तो पोस्टपोन कर रहे हैं हमारे टैक्स को। जो टैक्स 4 करोड़ का मुझे 23-24 के अंदर देना था वो मैं दूंगा 27-28 के अंदर जब रजिस्ट्री होगी। यस और नो, समझ आ रहा है? तो भाई साहब डिपार्टमेंट बोला कि हमको बावड़ा समझे क्या तुमने, पोजीशन तो तुमने दे दिया, पैसा तो तुमने ले लिया, सारा काम तो तुमने कर दिया, कोरा रजिस्ट्री का वेट कर रहे हो कैपिटल गेन के लिए। ना मुन्ना ना, हम तो जैसे ही पोजीशन ट्रांसफर हुआ हम इसे ट्रांसफर मान लेंगे। अब तुम रजिस्ट्री कराओ ना कराओ तुम्हारी इच्छा, हमको कोई मतलब नहीं है। ये देखो, ट्रांसफर ऑफ पोजीशन ऑफ एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे ही आप मूवेबल प्रॉपर्टी का पोजीशन ट्रांसफर करते हो इट विल बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर, इट विल बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर, ये ट्रांसफर मान लिया जाएगा। तो अब जैसे ही चाबियां आपको हैंडओवर हो जाती है जूही से आयुषी को, जैसे ही आपका पोजीशन दे दिया जाता है, बस उसी ईयर में वो टैक्सेबल हो जाएगा। अब चाहे पैसा मिला हो ना मिला हो, चाहे रजिस्ट्री हुई हो ना हुई हो, इररिलेवेंट। डिपार्टमेंट बोलता भैया 23-24 में तूने पोजीशन दे दिया ना जूही, तूने आयुषी को पोजीशन दे दिया ना 23-24 में, बस अब टैक्स लगेगा। हाँ, तो वो बेनिफिट नहीं मिलेगा ना, जिस ईयर में आपने पोजीशन दिया है उस ईयर में ट्रांसफर मान लिया जाएगा, उस ईयर में ही ट्रांसफर मान लिया जाएगा, तो उस ईयर में कैपिटल गेन का कंपटीशन हो जाएगा। वो मैं बताऊंगा, आप कंपटीशन सारे अब बताऊंगा, अभी मैंने कुछ भी नहीं बताया, अभी तो ओवरव्यू दे रहा हूं। कंपटीशन तो भी लेके नहीं आया हूं, लेके आऊंगा कंपटीशन में, ठीक है, किस तरीके से कंपटीशन होगा सब चीजें बताऊंगा मैं, ठीक है। तो कल क्या करता हूं, एक डेमो क्वेश्चन कराता हूं कंपटीशन का, ठीक है, फिर थोड़े से इन प्रोविजन को वापस समझाऊंगा ताकि एकदम प्रोविजन सेट हो जाएंगे आपके लिए। हाँ, तो उस जुगाड़ को रोकने के लिए इन्होंने ये प्रोविजन इंट्रोड्यूस किया है। तो ये आपको प्रोविजन समझ आ रहे हैं, ये जो मैंने ये जुगाड़ है ना, इन जुगाड़ों को रोकने के लिए है ये।
ठीक है। अब आता है ट्रांसफर ऑफ शेयर होल्डिंग मेंबरशिप इन कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है ना। ये क्या लिख दिया इन्होंने यार, बिकॉज ऑफ दैट ट्रांसफर राइट इन, अच्छा ठीक है। हाँ, इंडेक्सेशन का भी तो जुगाड़ हो जाता है, 3 साल बाद अगर अपन करेंगे तो इंडेक्सेशन का भी जुगाड़ हो जाएगा, बेनिफिट और मिल जाएगा। उन जुगाड़ों को रोकने के लिए इन्होंने लिख दिया कि जैसे ही आप इमूवेबल प्रॉपर्टी का पोजीशन ट्रांसफर करोगे इट विल बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर। देखो तुम्हारे दिमाग चलने लग गए अब, देखो कि देखो कहां पे क्या क्या जुगाड़ हो सकता है। उन जुगाड़ को रोकने के लिए प्रोविजन बनाया गया। तो समझ आ रहा है, ट्रांसफर की डेफिनेशन रटने का मामला है ही नहीं। सेल, एक्सचेंज, रेलिंग्विशमेंट, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट देयर, मेन डेफिनेशन यही थी, बाद में इंट्रोड्यूस करी गई। हमारे डिपार्टमेंट, हमारे लोग, हिंदुस्तानी लोग 100 में से 99 बेईमान, फिर भी मेरा देश महान तरीके निकाल देते, डिपार्टमेंट प्रोविजन बना देता था। जुगाड़ के तरीके निकाल देते, डिपार्टमेंट प्रोविजन बना देता था। तो पहला आपने चर्चित मेहता वाला देख ही लिया होगा, कन्वर्जन ऑफ एसेट्स इनटू स्टॉक इन ट्रेड, उसको रोकने के लिए उन्होंने बोल दिया इट विल बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर, ठीक है। फिर आपने ये देखा होगा अपना राहुल वाला, कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एनी असेट्स अंडर एनी लॉ, इट विल बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर। राहुल बोलेगा नहीं ट्रांसफर होगा ही नहीं क्योंकि म्यूचुअल कंसेंट तो है ही नहीं। ले भैया लिख दिया हमने यहाँ पे, कंपल्सरी एक्विजिशन विल बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर। तो ट्रांसफर है तो ट्रांसफर है, लिख दिया हमने तो ट्रांसफर माना जाएगा। चौथा वही इमूवेबल प्रॉपर्टी का रजिस्ट्री बाद में कराएंगे ताकि हमको इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी मिल जाएगा, ट्रांसफर भी 3 साल बाद माना जाएगा, 4 साल बाद माना जाएगा। तो इन्होंने उसको जुगाड़ को रोकने के लिए लिख दिया कि जैसे ही आप इमूवेबल प्रॉपर्टी का पोजीशन ट्रांसफर करते हो इट विल बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर। बस आज इतना ही करते हैं, बाकी कल करेंगे, ठीक है। चलो जी, बाय बाय, ठीक है। और रोज 9 बजे का अपना एक शेड्यूल रहेगा, जो भी वॉलंटियर्स हैं उनके साथ में, ठीक है। ऑलरेडी आई हैव डिस्कस विद देम। तो कल आज 9 बजे मिलते हैं शाम को, कल वापस शाम को 9 बजे, ठीक है ना। तो आज से एक रूटीन बनाते हैं अपन। चलो बाय बाय।